लंदन वार्ता में मुझे बेनता खुशी है कि आज मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त और पुराने साथी कुर्बान अली मौजूद हैं। कुर्बान अली का सफ़र बड़ा लंबा है पत्रकारिता में, तकरीबन 40 वर्षों से इसी दयार की खाक छान रहे हैं हमारे साथ मिलके, और हम उनके साथ मिलके। रविवार नाम की पत्रिका से एक तरह से सही मानों में एक करियर शुरू हुआ आपका, और उसके बाद में संडे ऑब्जर्वर और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरते हुए बीबीसी हिंदी सर्विस तक पहुँचे, और उसके बाद फिर राज्यसभा टेलीविज़न, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं। तो मुझे लगता है कि कुर्बान अली, आपका परिचय तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, इसलिए कि इस इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी बातें आप ही से निकल कर आएंगी। आप अभी यानी पिछले दिनों कुछ खबरों में रहे हो। जब मैं पिछले दिनों कहता हूं तो मैं समझता हूं कि ज़रा महीनों का जिक्र कर देते हैं। वो है मई सन 2024। आपने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया, और वो केस था यानी पब्लिक लिटिगेशन जिसको कह सकते हैं, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कि उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया, उत्तेजना वाला, जिसको उर्दू में कहते हैं इश्तियाल अंगेज, प्रोवोकेटिव और नफरत भरा हुआ। और ये बात है जो राजस्थान में जो उन्होंने चुनावी एक रैली के दौरान अपनी तकरीर की थी, जिसमें मंगलसूत्र और न जाने किन किन चीज़ों का जिक्र किया था। तो वो केस क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो आपने किया है? बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू बी विद यू ऑन दिस शो। और आप तो हमारे गुरु हैं। मैं बुनियादी तौर पे प्रिंट का जर्नलिस्ट हूँ। अपना करियर या शौक प्रिंट से मैंने शुरू किया, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में तो अचला जी और आप ही हमारे गुरु रहे, और ब्रॉडकास्टिंग के जो ककेरा जिसको कहते हैं वो आपसे सीखा, और बहुत अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आपने जो सवाल किया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुझे एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी वजह बिल्कुल साफ है, जिसका जिक्र आपने किया कि वो बांसवाड़ा में जब एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम बताते हुए एक तरह का आरोप लगाया कि अब घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर के मायने ये हैं कि विदेशी। तो हमारी शहरियत, हमारी नागरिकता पर ही सवाल उठा दिया। और हमारी से मुराद ये कि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि 15-16% है, और जिसकी आबादी भी इतनी ही करोड़ है, तो मुझे एक लगा कि ये मुल्क जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिससे जो मुझे बहुत अजीज़ है, और जिसकी शहरियत और जिसकी नागरिकता बदलने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, उसमें मुझे मेरे ही देश में विदेशी घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर कहा जा रहा है। तो क्या ये सही है? और इसलिए सबसे पहले मैंने उसके खिलाफ हज़रत निज़ामुद्दीन जो मेरा पुलिस स्टेशन है उसमें एफआईआर दर्ज कराई। वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो मैंने उसके खिलाफ साकेत कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई हैं, तो अब जुलाई में जब कोर्ट खुलेगा तो तब हम उसमें जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरा ऑलरेडी एक पीआईएल एक मुकदमा हेट स्पीच को लेकर के जनवरी 2022 से चल रहा है, और वो एक नज़ीर भी बना है। कई मामलों में उसको कोर्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो उसमें कुर्बान अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देता है। और वो इसलिए कि दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी, जिसमें ब्रॉड डे लाइट जेनोसाइड की अपील की गई थी, नरसंहार की बात की गई थी, मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही गई थी। और मैंने एक महीने तक इंतज़ार किया कि शायद खुद कानून की जो नाफिज करने वाली एजेंसियां हैं वो आगे आएँ, या कोई और लोग आए, सिविल सोसाइटी के लोग आए, या सुमोटो अदालतें कुछ नोटिस लें। लेकिन जब नहीं लिया तो मुझे पीआईएल दायर करना पड़ा। कपिल सिब्बल साहब हमारे वकील हैं, वो मुकदमा चल रहा है। उसकी बिना पे उस तथाकथित धर्म संसद के कई साधुओं को जेल जाना पड़ा। उसमें एक वसीम रिजवी साहब के नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्हें हिंदू बनाया गया था और जिनका नाम त्यागी रखा गया, त्यागी। और वो हम्म। अभी भी उस हेट स्पीच के क्राइम की वजह से जेल में है। तो ये क्राइम तो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर कि बिना राग और द्वेष के मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और इसकी मर्यादा को रखूंगा।
वो मर्यादा तार-तार हो गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब ये मामला अगर नहीं रुकेगा, तो ये महज़ एक चुनाव जीतने की बात नहीं है। ये पिछले 10 वर्षों में लिंचिंग और दूसरी चीज़ें हुई हैं, उनके ज़रिए से कहा जाता रहा है, और आज भी बुलडोज़र के नाम पे और हेट स्पीच के नाम पे एक दहशत, नफ़रत माइनॉरिटी कम्युनिटी, ख़ासकर मुसलमानों में पैदा की जा रही है कि तुम इस मुल्क में नंबर 1 के शहरी होके नहीं रह सकते, नंबर 2 के, और सिर नीचे झुका करके रह सकते। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मामला है, ये है जो इलेक्शन का पहला राउंड हुआ जी, और बांसवाड़ा राजस्थान में उन्होंने तकरीर की थी। जी। ये मेरे ख्याल से 21 अप्रैल की बात है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और 23 अप्रैल को और मैंने वो एफआईआर दर्ज की। वो तो उस पे अब आगे चल के कार्रवाई होगी, देखा जाएगा क्या है। और एक लोकतंत्र में एक नागरिक यही कर सकता है कि जो कानून की एजेंसीज हैं उनका दरवाज़ा खटखटाए और कानूनी तरीके से अपना हक मांगे। और ये काम कुर्बान अली आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए एक जैसे कहते हैं ना, बिना हिंसा का सहारा लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर जो अदालतें हैं उनका रुख करना, जो सरकारें भी करती हैं और जो हिज़्ब इख्तलाफ या विपक्ष के लोग हैं वो भी करते हैं, और जो असंतुष्ट नागरिक हैं या जो न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, वो भी करते हैं। ये काम आपका काफ़ी पहले से चल रहा है। मुझे याद पड़ता है आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे, और उसके बाद में बल्कि बीबीसी पे भी वो कहानी जब ब्रेक हुई थी तो कुर्बान अली का उसमें ख़ासा रोल था। और ये बात है सन 1987 की, और बात है मेरठ और मेरठ के नज़दीक के एक इलाके की। एक जगह है, वो तो मेरठ में ही है, हाशिमपुरा मोहल्ला, जहाँ पे एक वाक़या हुआ। और उसके बाद में फिर मलियाना, एक गांव जो अब मेरठ में ही आता है, उसमें एक मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ। और ये अप्रैल में 1987 में दंगे भड़के थे और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन ये दो जो मैसेकर्स हैं, ये जो दो नरसंहार हैं, जो कत्ले आम हुआ, यानी कि एक मलियाना का और एक हाशिमपुरा का, वो हिंदुस्तान की तारीख में काला धब्बा माने जाते हैं। दुनिया मानती है उसको, विपक्ष के लोग हों या सत्ता के लोग हों। और उस मामले में भी आपका एक रोल था। तो मैं ये चाहूँगा ज़रा सा बहुत संक्षेप में ज़रा सा ये याद दिला दें कि मलियाना का मामला क्या था और हाशिमपुरा का मामला क्या था। जी, परवेज़ भाई, आपने सही कहा कि वो एक बहुत बदनुमा दाग था हिंदुस्तान के सेक्युलर कैरेक्टर पर भी, और जो एक सोसाइटी है, एक डेमोक्रेसी है, जो हम जिस पर फ़ख्र करते हैं कि तीसरी दुनिया के ममालिक में हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है, जिसमें ना सिर्फ़ ये कि जमहूरियत का जो पौधा रोपा गया था, वो परवान चढ़ा, बल्कि वो एक तनावर दरख्त के रूप में हमारे सामने आया। और ये जो वाक़या हुआ जिसका आपने ज़िक्र किया, इसका बैकग्राउंड मैं बताऊँ उससे पहले, ये आज़ाद हिंदुस्तान में कस्टोडियल किलिंग का सबसे बड़ा मामला था, जिसमें फ़ौज का भी इस्तेमाल किया गया। और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 14 अप्रैल 1987 को मेरठ में दंगे शुरू हुए। आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम दोनों आते हैं, अलीगढ़ से लेके मेरठ, मुरादाबाद, हर कोई बड़ा शहर है जिसमें दंगे फसाद होते रहते हैं। और वो एक मामूली सी चीज़ थी, शब बारात का मौका था, उस मौके पे वो शुरू हुआ था। 4-5 लोग मारे गए, और उसके बाद वो जिसको कहते हैं रुक-रुक करके दंगे चलते रहे, और मई आ गया। और मई जब आया तो चिदम्बरम साहब एमओएस होम थे उस वक़्त, और मैं रविवार पत्रिका के साथ जुड़ा हुआ था, और मेरे एडिटर थे उज्जैन शर्मा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम दिल्ली चले जाओ, और दिल्ली से रोज़ मेरठ जाओ, क्योंकि नज़दीक है, 60-65 किलोमीटर की दूरी पर, और रोज़ आकर के इस पर रिपोर्टें फाइलें करो। तो मैं रोज़ जाता था, आता था, मेरे साथ कई बार उदयन शर्मा, एमजे अकबर, शंकर ठाकुर जो इस वक्त टेलीग्राफ के एडिटर हैं, संदीप शंकर जो जाने माने फोटोग्राफर हैं, ये हम लोग जाते थे। आनंद बाजार ग्रुप की गाड़ी होती थी, और उससे हम जाते थे, आते थे। लेकिन 21 मई को जो ये वाक़या हुआ, हाशिमपुरा मोहल्ला जो कि बिल्कुल मेरठ शहर में है, वहाँ से मुस्लिम नौजवानों को, पहले तो मुसलमानों को एज़ ए होल इकट्ठा किया गया, 400-500 लोगों को, और उसमें से 50 लोग ये देख करके कि ये हट्टे-कट्टे हैं, जवान हैं,
उनको अलग किया गया आर्मी की मौजूदगी में। प्रवीण जैन मशहूर फोटोग्राफर हैं, आप जानते हैं, उन्होंने वो इंडियन फोटोग्राफ ली एक्सप्रेस के लिए काम कर रहे थे उस वक्त। जी। उस वक्त में। तो उन्होंने और उनकी फोटोग्राफ्स की बिना पे ये सजाएं भी इनको हुई है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। और उसमें से उन 50 लोगों को उठाया गया, हाशिमपुरा मोहल्ले के लोग। उसकी पहली खेप यानी 20-25 लोगों को वहां से 10-12 किलोमीटर दूर मुरादनगर पे एक गंग नहर है, बहती है, तो वहां ले जा करके उनको मारा, गोली मार करके बहा दिया गया। उसमें से इत्तेफाक से 3 लोग जख्मी जो थे वो बच गए, और उन्होंने कुछ इस तरह से अपने आप को बचाया कि वो पानी में पड़े रहे और उन्होंने सांस नहीं लिया, और वो पुलिस वाले जब चल गए तो वहां से निकल के आए। उनमें से एक जुल्फ़िकार नासिर अभी जिंदा है, जिसकी गवाही पर 16 पुलिस वालों को, पीएसी वालों को ताउम्र सजा हुई है, और वो इस वक्त तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। दूसरा वाकया, मतलब इसी इसका पार्ट टू, जो हिंडन नहर है दिल्ली यूपी बॉर्डर पे, और जहाँ आजकल शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, वहाँ जंगल था, और वहाँ ला करके जो बाकी 20-25 बचे थे नौजवान, वो हाशिमपुरा के, उनको मारा गया। ये दोनों घटनाएं गाजियाबाद जिले में घटी, और वहाँ उस वक्त एसपी थे विभूति नारायण राय। विभूति नारायण राय जी। और विभूति नारायण राय साहब ने वो मुकदमा दर्ज कराया, उन तमाम लाशों को जिनको जब्त किया था उनके पोस्टमार्टम कराए, लेकिन वो केस उनसे 24 घंटे के अंदर लेकर के यूपी सीबीसीआईडी को दे दिया गया, और वो फिर एक लंबी कहानी। इसके अगले दिन दूसरी घटना, मलियाना गांव, जो उस वक्त मेरठ का सबर्ब था और अब उसका हिस्सा बन गया है, 4-5 किलोमीटर दूर था शहर से। वहां पे जाकर के एक आर डी त्रिपाठी नाम का पीएसी का कमांडेंट था, और उसने 72 मुसलमानों को वहां मार डाला। उनमें से काफी लोगों की लाशें कुएं में डाल दी गई, कुछ जला दी गई। और विभूति नारायण राय के मुताबिक उसने शाम को आकर के कंट्रोल रूम में ये कहा कि आज मुसलमानों को ऐसा सबक सिखा के आया हूं कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी। और इस घटना को उस वक्त हमारे आपके दोस्त मरहूम जसविंदर थे, वो बीबीसी में जुड़े नहीं थे, दिलमान के साथ थे, तभी जुड़ने वाले थे, लंदन जाने वाले थे। उन्होंने इस घटना को बीबीसी पे ब्रेक किया, और बाद में मार्क टेली ने उसकी रिपोर्टिंग की, और हम लोगों ने बाकी जगह पे किया। और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जाना पड़ा इतना बड़ा हादसा दिल्ली में उनके बिल्कुल, जिसका कहना चाहिए कि नाक के नीचे हुआ। और उसको पूरा इस तरह से कवर अप करने की कोशिश की गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद ये लगा कि शायद इसमें इंसाफ होगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई, वो की गई तो वो गायब रही 20-22 साल तक। और अभी 2 साल पहले मेरठ के सेशन कोर्ट ने उन सारे दोषी लोगों को बरी कर दिया, और उसमें एक भी पुलिस वाले को दोषी नहीं बनाया गया। जो उसी गांव के दलित थे उनको वोटर लिस्ट उठा करके एक्यूज बना दिया गया, और वो उनको भी रिहा कर दिया गया। पुलिस कमांडेंट त्रिपाठी जी का क्या हुआ? त्रिपाठी जी का अनाउंसमेंट वीर बहादुर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि इनको सस्पेंड किया जाता है। वो कभी सस्पेंड नहीं हुए, ऑन द कॉन्ट्रेरी उनको प्रमोशन दिए गए, और वो डीआईजी के रैंक से रिटायर हुए। और उनका इतिहास यही नहीं था त्रिपाठी साहब का कि उन्होंने मलियाना और मेरठ में ही ये जालिमाना हरकत की। उन्होंने पीलीभीत में सिखों को भी मारा फर्जी एनकाउंटर के नाम पे। उन्होंने और 2-3 जगह भी फर्जी एनकाउंटर किए। तो और अभी वो 2-4 साल पहले मारे जा चुके हैं, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हुआ। तो जब हाशिमपुरा में फैसला आया दिल्ली की सेशन कोर्ट, क्योंकि वो हमारे अलीगढ़ में प्रोफेसर थे इकबाल अंसारी साहब, वो इसके पीछे लगे हुए थे, और इकबाल अंसारी साहब इस केस को सुप्रीम कोर्ट के जरिए से दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में लाए। 30 हजारी कोर्ट में वो उनको बरी कर दिया गया 2015 में, जो 18 पुलिस वाले थे दोषी। लेकिन 2 बहादुर महिलाएं, रेबेका जॉन और एक दूसरी महिला थी वीरेंद्रा ग्रोवर, वो उसके पीछे लगी रही राजेंद्र सच्चर साहब के कहने पे। और उन्होंने फिर 31 अक्टूबर 2018 को जस्टिस मुरलीधरन ने एक तारीखी फैसला सुनाया, और कहा कि ये लोग ही दोषी थे जिन्होंने कस्टोडियल किलिंग्स की, और उसमें 20-20 लाख का मुआवजा हाशिमपुरा के उन परिवारों को दिया गया जो जिनके परिवार वाले अब हैं, और जो लोग मारे गए थे। लेकिन मलियाना में ना कोई मुकदमा हुआ, ना कोई मुआवजा मिला, और कुछ भी नहीं हुआ। तो हम
यानी मैं और विभूति नारायण राय फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ हमने एक पीआईएल दायर किया। उस पीआईएल पे सुनवाई चल रही है, वो फाइनल स्टेज में है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हाशिमपुरा के मामले में फैसला आया, वैसा ही इंसाफ मलियाना के लोगों को मिलेगा, और ये जो एक बड़ा बदनुमा दाग है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे, वो हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ हद तक दूर हो जाएगा अगर इस तरह से फैसला आ जाता है जैसा हाशिमपुरा के मामले में आया। देखिए, कुछ नाम आपने लिए हैं अभी इस बातचीत के दौरान, और मैं समझता हूँ कि उनको दोहराने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए ताकि लोगों को थोड़े वो नाम याद भी रहें। रुबेका जॉन, जो कि बहुत मशहूर वकील हैं, बहुत गज़ब की महिला हैं, और साथ ही वृंदा ग्रोवर, उन्होंने भी बहुत मामलात में पेश आगे चल के रोल निभाया है, बहुत सारे मामलों में, और इन लोगों ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये एक मौका ऐसा भी है कि एक लोकतंत्र में हम और आप क्या कर सकते हैं? जी। ये कि उन लोगों को सेलिब्रेट कर सकते हैं जो हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं, और एक दिन कामयाब होके भी दिखा जाते हैं, इसलिए कि सच तो सच है, जितना दबाइएगा उतना ही ऊपर उभर कर आता है। तो ये दो नाम तो वाकई सेलिब्रेशन के हैं, जो पत्रकार से हैट्स ऑफ लेके जो टू वृंदा ग्रोवर और रिबेका जॉन, कि उन्होंने अपना पैसा खर्च करके, क्योंकि वो जो मुतासरीन थे हाशिमपुरा के, वो इस हाल में भी नहीं थे कि मेरठ से चल के दिल्ली आ जाए। उनको बस करवा करके वो लाती थी और पब्लिक हियरिंग यहाँ करवाती थी और इलाहाबाद खुद जाती थी। यानी कोई फीस लेकर के वकील मुकदमा करता है आमतौर पे, लेकिन शायद ही ऐसा कोई केस हो कि वकील से फ्री तो मुकदमा लड़े ही, उस पे होने वाले तमाम अखराजात भी खुद उठाए, और सिर्फ इसलिए कि उनकी ये लगन थी कि इंसाफ मिलना चाहिए। और एक और नाम विभूति नारायण, जिनका ज़िक्र किया आपने, विभूति नारायण राय, जो बहुत मशहूर लेखक हैं, बहुत कमाल का व्यंग लिखते हैं, बहुत किताबें लिखी हैं, हिंदी में उन्होंने वर्धा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और मैं समझता हूँ हाशिमपुरा इस पूरे मामले पे उनकी एक किताब भी है, जी, जो छपी है हाशिमपुरा अंग्रेज़ी में। 22 मई उसका नाम है, और आपने चूँकि ज़िक्र किया तो मैं उसमें बस ये इज़ाफ़ा कर दूँ कि वो किताब उर्दू में न सिर्फ़ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी शाया हुई है, और हिंदुस्तान की तक़रीबन 8-10 ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ है, और वो एक तरह की नज़ीर बनी है कि पुलिस एट्रोसिटीज़ की, ज़ुल्म ज़्यादती की कहानी खुद एक आईपीएस अफ़सर अपनी कलम से लिख रहा है, फर्स्ट पर्सन अकाउंट, और उसमें वो इतना महव हो जाता है कि लगता है कि ये पुलिस अफ़सर ना होकर के कोई एक्टिविस्ट है। और तीसरी बात और ये है कि ये तो बड़े वो नाम हैं जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, सच के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन यहाँ वो नाम भी हैं जो थोड़े से संदिग्ध हैं, और कोई हर्ज नहीं उन नामों को लेने में भी। और उसमें एक हैं पी चिदम्बरम साहब, जो भारत के फिर आगे चल के फाइनेंस मिनिस्टर हुए, वित्त मंत्री हुए, और उसके बाद में होम इंटीरियर मिनिस्टर भी मिनिस्टर हुए। भी हुए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और और ये कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और वीर बहादुर सिंह भी कांग्रेस के आदमी थे। आपको मैं यहाँ ये याद दिलाऊँ कि राजीव गांधी से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात उनके इंतकाल से 1 हफ्ता पहले उनके घर में हुई थी, उनकी स्टडी में। उस दिन उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी थी, और वहाँ अ, उन्होंने पूछा, टॉपिक ये था, मुद्दा ये था कि कांग्रेस के साथ मुसलमान यूपी और बिहार में कैसे जुड़े। तो मैंने तब उन्हें याद दिलाया कि राजीव जी, आपने ऐसा कौन-सा एहसान कर दिया कि वो मुसलमान आपके साथ आएँ? मैंने कहा, आपने शाहबानों वाले मामले में संविधान में संशोधन कराया, और उसके फ़ौरन बाद ही आपने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, उसे दूरदर्शन पे, जो उस वक़्त वाहिद टेलीविज़न था, नेशनल हुकअप पे दिखाया कि राम जन्मभूमि लिबरेट हो गई। तो वो कहने लगे घबरा के कि आप जानते हैं उसके लिए तो अरुण नेहरू ज़िम्मेदार थे। मैंने कहा, जी, मैं मान लेता हूँ इस बंद कमरे में, हालाँकि मुल्क यही जानता है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे और ये काम आप ही के नाम लिखा गया और आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। लेकिन 89 में जब आपने अयोध्या में विवादास्पद जगह पर शिलान्यास कराया, विश्व हिंदू परिषद के साथ आपके गृह मंत्री बूटा सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने एक लिखित समझौता किया, और वो पूरे उस दिन शाम को ब्रॉडकास्ट हुआ कि ये विवादास्पद जगह पर शिलान्यास कराया गया है विश्व हिंदू परिषद के दबाव में, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो वो खामोश हो गए और कहा कि हमको तो ये सारी बातें किसी ने बताई नहीं। तो मैंने कहा, राजीव जी, ये आपकी बदकिस्मती या मेरी?
और ये पूरा जिक्र अभी नीरजा चौधरी ने अपनी किताब नीरजा चौधरी की किताब में है जी। जी। और बस फिर वो किताब हम मिलेंगे और बात करेंगे, इस पे किस्सा खत्म हो गया। लेकिन अभी मणिशंकर अय्यर की 2 किताबें आई हैं और उसमें भी उन बातों का ज़िक्र किया गया है। और उसका जब लॉन्च था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो मैंने खड़े होकर के, सोनिया गांधी बैठी हुई थी और हामिद अंसारी साहब उनकी मौजूदगी में, ये कहा कि आप इसके लिए तो अरुण नेहरू को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन शिलान्यास के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तब उन्होंने घबरा के कहा कि नहीं, उसके लिए तो राजीव गांधी ही ज़िम्मेदार थे। लेकिन फिर फौरन उन्होंने शायद सोनिया गांधी की तरफ देखा और कहा कि नहीं, वो दरअसल उसके लिए आर के धवन और एम एल फोतेदार जिम्मेदार थे। तो मगर माना कि वो थी, और आज उसकी कीमत, तब से 33 साल हो गए, ना तो यूपी में कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आ पाई है और ना बिहार में, और नॉर्थ इंडिया में जो उसका सेटबैक लगा, धचका लगा 89 ऑनवर्ड्स, वो आज तक जारी है। सन 2024 में जो इलेक्शन हुए हैं, यानी अप्रैल में शुरू हुए और फिर जून में ख़त्म हुए, और 4 जून सन 2024 को उसका रिजल्ट दिया गया, और जिसमें एनडीए की सरकार ने बाद में चल के अपना एक बार फिर से अपना दौर शुरू किया। एनडीए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाई, और अब वो नीतीश कुमार जो जनता दल यू के लीडर हैं, और साथ में चंद्रबाबू नायडू, ये 2 लोग, इनकी मदद से सरकार बन रही है। मैं थोड़ा सा ज़रा सा पीछे जाता हूँ कि ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें क्या एनालिसिस निकल कर आता है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट कहाँ गया है? यूपी से शुरू करते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस इलेक्शन का मैंडेट क्या है, तो मैंडेट ये है कि ये मुल्क जिस तरह से पिछले 10 सालों से चलाया गया, वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए, और उसी स्पिरिट के साथ चलाया जाना चाहिए जैसे आज़ादी के बाद अगले 65 साल तक चला। उसमें आप कुछ चीज़ों पर आपको एतराज़ हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई इमरजेंसी, मिसाल के तौर पे 19 महीने कि जब सारे सिविल राइट्स खत्म कर दिए गए, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई, अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाय एंड लार्ज इवन वाजपेयी इरा में भी ये था कि कंसेंसस से गवर्नमेंट चली, और जो कंटेंशियस इश्यूज थे उनको बैक बर्नर पे रख दिया गया। जब एनडीए बना वाजपेयी जी के ज़माने में, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर इंसिस्ट नहीं करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 का खात्मा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो गवर्नमेंट चली। हालांकि उसमें भी अजीब गरीब चीज़ें हुई। 13 दिन में वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, वो तो तब मेजोरिटी नहीं थी। फिर 13 महीने में गिर गई क्योंकि जयललिता ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया महज 1 वोट से, और फिर उनको ये लगा कि भाई कंसेंसस से ही चलाना है, तो अगले 5 साल उन्होंने चलाया, बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को चलाया। कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी, दंगे फसाद नहीं थे, इकोनॉमी भी ठीक थी, और जो स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली, कि भाई हम उसके जो प्रियम्बल में कहा गया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस मुल्क को सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक बनाएंगे और सोशल जस्टिस करेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस करेंगे। ये बुनियादी तौर पे रूह है, और ये रूह हमें विरासत में मिली है नेशनल मूवमेंट में। जब गांधी जी हमारे इस देश की आज़ादी के आंदोलन को लीड कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने जो रेजोल्यूशन पास किए थे, दरअसल आप उनको उठा के देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वही सारे रेजोल्यूशन है। 1931 का कराची कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स पर, वो बुनियाद है, बैकबोन है। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से आकर के इस मुल्क को चलाने की कोशिश की, उसमें उनको चूंकि डेमोक्रेसी का और कोalition गवर्नमेंट का कोई तजर्बा उस वक्त तक नहीं था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि भाई, हालांकि 282 सीटें उनको मिली उस इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने अपने एलाइज के साथ, जिनमें शिवसेना, अकाली दल और ये नीतीश कुमार भी शामिल थे और दूसरी पार्टियां थी, उनके साथ लेकर के चले। मगर उनको के अंदर एक फिरौनियत पैदा हुई और उन्होंने अपने आप को कि साहब मोदी है तो इंदिरा मुल्क है। जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में बरुआ साहब ने कहा इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। तो उन्होंने हर चीज़ को मोदी की गारंटी, मोदी सरकार, मोदी मोदी मोदी, यानी पार्टी को भी डिमिनिश कर दिया। और आप तो जानते हैं इस बात को कि जो सीनियर लीडर्स थे, एल के अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, यशवंत सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, उनको बर्फ में लगा दिया गया, कहा कि ये मार्गदर्शक मंडल में है और उसका काम करेंगे। खैर, फिर 2019 में
उस वक्त एक सिचुएशन बनी, पुलवामा का मामला हुआ, बालाकोट हुआ का स्ट्राइक हुआ, और एक मैं तो ये कहूंगा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक फेक नेशनलिज्म खड़ा किया गया जिसके नाम पर वोट हासिल किया गया, और उन्होंने 303 सीटें अपनी और अपने एलाइज के साथ में एक मजबूत सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि शिवसेना जो बहुत ही ट्रस्टेड एलाई था उसको छोड़ दिया, दूसरा ट्रस्टेड एलाई और सबसे पुराना एलाई अकाली दल उसको छोड़ दिया, और ये कि साहब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार गिरा करके वहां अपनी सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के वहां अपनी सरकार, अरुणाचल में गिराई, मणिपुर में गिराई, उत्तराखंड में गिराई, और ये कि साहब नहीं, मैं जो फैसला ले लेता हूँ वही इम्प्लीमेंट होगा, वही है। पूरा कोविड का दौर चला गया, उसमें साहब इंजेक्शन को लेकर के सियासत, हर सर्टिफिकेट पे अपना फोटो जो अब गायब हो गया है, अच्छा हुआ। लेकिन ये कि साहब मैं हूं डिक्टेटर, और उस मिथ को इस बार मैं सैल्यूट करता हूं हिंदुस्तान की आवाम को कि इतना बेहतरीन और संतुलित जजमेंट हो नहीं सकता कि हम तुम्हें सरकार चलाने लायक मैंडेट तो नहीं दे रहे, एलाइस पे तुम्हें निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो आपने ये तूफान बदतमीजी पूरे इलेक्शन में हिंदू मुसलमान हर चीज को, यानी जो अपने आप की है उसको भी काट रहे हैं। खुद उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मुसलमानों की 72 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया मंडल कमीशन के तहत, अब कह रहे हैं साहब उसको भी खत्म करेंगे। तो अभी उसके मुकाबले में आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू आ गए, उनके एलाई, नए एलाई हैं, वो कह रहे हैं नहीं साहब हमने जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रखा है वो तो जारी रहेगा, और उसके साथ साथ उन्होंने आज ही एक लंबी चौड़ी स्कीम, मुसलमानों को हज के लिए इतना पैसा और इस हज हाउस बनाया जाएगा और ये किया जाएगा वो किया जाएगा, यानी जो पूरा नैरेटिव था उसको यू टर्न दे दिया, और ये कि भाई आपको सरकार चलानी हो तो हम तो ये करेंगे, हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अपोजिशन जो एक तरह से डेड हो गया था, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी हैसियत में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, अब वो उसे भी एक मेजोरिटी मिली है, तो मुकाबला अब 290 का और 240 का है। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो वर्डिक्ट आया है अब सन 2024 में वो क्या है और क्या कहता है। वो यही कहता है कि मिलजुल के सरकार चलाइए, और दूसरी बात यह है कि अब आपको उन दलों का समर्थन लेना पड़ा है जो किसी भी तरह से मुस्लिम विरोधी नहीं समझे जाते थे, बल्कि उनको एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट भी मिलता रहा है। तो एक तो ये बात हुई। मैं ये समझना चाह रहा था, दरअसल सवाल मेरा यूं कुछ आ गया था उस वक्त कि एक सर्किल सा कंप्लीट होता है कि मुसलमानों का गम और गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ बढ़ता चला गया, जी एक एक करके कई वाक़यात हुए, उसमें मलियाना भी है, उसमें मुरादाबाद भी है, उसमें हाशिमपुरा है, उसमें बाबरी मस्जिद है, उसमें शाहबानों का मामला है वगैरह, ये सारी और चीज़ें। भागलपुर बड़ा दंगा, 10,000 लोग मारे गए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, और ये वो वाक़यात हैं जिनको आपने नज़दीक से देखा है, न सिर्फ़ नज़दीक से देखा है बल्कि एक तरह से आप उसका कहीं न कहीं एक कैरेक्टर भी हैं, चरित्र भी हैं, पात्र भी हैं, किरदार भी हैं, इसलिए कि आप वहाँ मौजूद थे, एक प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से। और दूसरी बात ये कि उन सारी चीज़ों को फ़ॉलो अप करने में भी आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ कुर्बान अली, इसलिए मैं बार-बार ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अ, अब जबकि वो सर्किल ऑलमोस्ट कंप्लीट यूँ हुआ कि अब मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन ना रहा कि वो फिर से कांग्रेस को सपोर्ट करें, वो फिर से उन दलों की तरफ मुड़ें जो तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर माने जाते हैं। तो ये जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें पूरे देश में मुसलमानों ने किस तरह से वोट दिया है, किन पार्टियों को सपोर्ट किया है? देखिए एक चीज, एक बड़ा मिथ है इस मुल्क में कि मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज होती है, और वो मिनहसतुल कौम यानी एक जमात के तौर पे वोट करते हैं। मैं इसको कंट्राडिक्ट करता रहा हूं हमेशा, और अभी भी मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि मुसलमान एज ए कम्युनिटी किसी एक जमात को एक सूबे में या नेशनली वोट करता है, और ये आज से नहीं। देखिए आज़ाद जब मुल्क हुआ 1947 में और 52 में पहले इलेक्शन हुए, 52, 57, 62 कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी जमात थी, और अपोजिशन नाम की कोई चीज़ उस वक्त होती नहीं थी, बहुत कम लोग होते थे, और मुसलमान ने उस वक्त तक, और नेहरू जैसी शख्सियत थी जिन्हें अपना लीडर मानो, और नेहरू जी ने का एक कमिटमेंट था कि वो पाकिस्तान बन जाने के बावजूद इस मुल्क को दूसरा पाकिस्तान यानी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, और उन्होंने पूरे तरीके से सेफ गार्ड किए।
लेकिन उनके ज़माने में ही 1962 में पहला दंगा जबलपुर में हुआ और यहाँ से मुसलमानों के और कांग्रेस के टकराव की शुरुआत आती है सामने। और फिर जब इंदिरा गांधी आई और उनकी हुकूमत हुई, उसमें बहुत सारे दंगे फसादात हुए और हम और आप दोनों भुक्तभोगी हैं। अलीगढ़ में बचपन से जब से आंखें खोली दंगे ही दिखाई दिए। तो ये एक ज़हन बन रहा था ख़ास करके नॉर्थ, और इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी में नसबंदी और तुर्कमान गेट कांड और कैराना में गोली चली, सुल्तानपुर में गोली चली। तो जो गुस्सा था नॉर्थ इंडिया के आम आवाम का, उसी तरह से मुसलमान का भी था। उसमें मुसलमान ने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवारों को, जो जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, सिकंदर बख्श से लेकर के नीचे डाउन मदन लाल खुराना तक, उनको वोट दिया। कांग्रेस से एक गुस्सा था और साउथ में तमाम मुसलमान ने कांग्रेस पार्टी को दिया, वहां से 150 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत करके आई। और केरला की जो मुस्लिम लीग है, उसको हमने केरला कांग्रेस की हुकूमत में भी पार्टिसिपेट करते देखा है और लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हुए देखा, और वो कम्युनल नहीं मानी जाती है बावजूद इसके कि उसका नाम मुस्लिम लीग है। अब आप आ जाइए, तो 77 के बाद से जो ये शुरू हुआ, एक ऑल्टरनेटिव मिला। तो यूपी और बिहार में जो पसमादा जाते हैं, जिन्हें पिछड़ी जातियां कहा जाता है, उनका लीडर चौधरी चरण सिंह बन के उभरे। तो नतीजा ये कि यूपी में और खास करके वेस्टर्न यूपी में मुसलमानों ने चौधरी चरण सिंह को अपना लीडर माना, बहुगुणा को माना, जगन्नाथ मिश्रा को माना, फिर बाद में मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी कई बार माना बिहार के असेंबली इलेक्शन में। चंद्रबाबू नायडू और उससे पहले उनके ससुर एन.टी. रामाराव जब थे वहां, तो उनकी हिमायत की। कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े ने जनता पार्टी की हुकूमत बनाई, उनकी हिमायत की। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के साथ हमेशा रहे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां तो। लेकिन वो जिस तरह से मेजोरिटी जिस तरफ जाती थी उस तरफ वो जाते थे। सिर्फ 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसियां ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और जहां से आमतौर पे मुसलमान उम्मीदवार जीत के आते हैं। उनमें 2 केरला की पोन्नानी और कोझिकोड, और हैदराबाद जहां से ओवैसी आते हैं। 2 पश्चिम बंगाल की सीटें और 2 कश्मीर की सीटें। ये कुल मिला के 5 सीटें हैं। लेकिन हमने देखा सन 80 में मिसेज इंदिरा गांधी जब वापस आई, तो 45 से ज़्यादा मुस्लिम एमपी चुन करके आए, और उनमें से ज़्यादातर बड़ी तादाद कांग्रेस की थी, और नंबर 2 पर लोकदल था, और फिर इलाकाई पार्टियां थी। फिर 89 में जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए और उनकी सरकार बनी, उससे मुसलमानों ने समर्थन दिया। यूपी में मुलायम सिंह को समर्थन दिया। बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद कोई ऑप्शन रह नहीं गया था। फिर 93 में जब मायावती और मुलायम दोनों मिलकर के इलेक्शन लड़े और उनके कॉम्बिनेशन को जिताया। बिहार में लालू को जिताया, जब लालू से थोड़ा हटा मामला तो नीतीश को जिताया। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सपोर्ट की, हिमायत की 32 साल तक, लेकिन जब लेफ्ट फ्रंट से देखा कि आम लोगों का भी मोह भंग हो रहा है, तो वो ममता बनर्जी के साथ आज खड़े हुए हैं। और पूरे देश में, तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, और ये एक मिथ है, लगातार ये मिथ क्रिएट किया जाता है कि मुसलमान एक वोट बैंक हैं और ये इसको सपोर्ट करते। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, जब वाजपेयी जी जिस दिन आउट ऑफ पावर हुए हैं, जिस दर्द के साथ वो गए हैं प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके, उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कलक और मलाल रहेगा कि मैं इस देश के मुसलमानों का समर्थन हासिल करने में नाकामयाब। और ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 77 में विदेश मंत्री थे। तो रामलीला ग्राउंड में खड़े होकर के कहा उन्होंने कि हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, और फ़लस्तीन के मामले पे भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो वही रहेगी जो पिछली सरकारों की थी। हर तरह से यकीन दिलाया। लेकिन बाद में फिर वो पार्टी जब पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर को अपना उसने मुद्दा बना लिया और अडवाणी जी की यात्राएं होने लगी और जिसमें दंगे फसाद हुए और लोग मारे जाने लगे, तो जाहिर है कि उस पार्टी के साथ मुसलमान नहीं जा सकता और वो ऑल्टरनेट की तलाश में रहता है। और यही एक कारण था कि यूपी में 20-22 साल तक बीजेपी रही, तो जो पिछड़ा दलित और मुस्लिम ये वोट बैंक बनता है, और जो इस इलेक्शन में भी बना, उसने बीजेपी को हार दिखाई। और ये बीजेपी को भी अंदाजा है कि अगर ये मंडलवादी ताकतें और मुसलमान अगर एक साथ होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। इसीलिए उन्होंने 2014 और 2019 और यूपी के 2017 और 2022 के इलेक्शन में इन कास्ट को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की। आज भी जो सरकार बनी है उसमें भी अनुप्रिया पटेल अपना दल की मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सुहेल राजभर पार्टी का भी
नेता वहां मंत्री है, बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट बहुमत से उनकी सरकार है। तो ये है मुसलमान के साथ। जब आप उसको पुश टू द वॉल करोगे तो जाहिर है कि उसके पास इस डेमोक्रेसी में कोई और अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि वोट के। वो उसकी ताकत है, वो उसको दिखाता है। उसने यूपी, बिहार से लेकर बंगाल तक और दक्षिण के राज्यों में अपनी इस ताकत को दिखाया। और महाराष्ट्र में शिवसेना, जो बहुत रैबिट कम्युनल पार्टी थी, इस बार मुसलमान ने महाराष्ट्र में शिवसेना को वोट दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थी और उसने बीजेपी को हराने का काम किया है। तो महाराष्ट्र के नतीजे भी आपके सामने। ये सारी बातें आपने कही और मैंने बहुत दिलचस्पी सुनी। मैं साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि मुसलमान का वोट बड़ा अहम है, बड़ा रेलेवेंट है और एक रोल निभाता आया है हमेशा से। और एक ज़माना ये भी था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कि पार्टियों की पूरी कोशिश होती थी कि किसी तरह से ये वोट उनके हिस्से में आ सके एक बड़ी तादाद में। और जैसे आपने खुद ही कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अलग अलग तरह से अब तक वोट करता आया है। जो भी रीजनल कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं, केरला में कुछ निकल के आता है, तमिलनाडु में कुछ, हैदराबाद में कुछ, वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है, कुर्बान अली के सन 2024 में और पिछले इलेक्शन में भी, यानी कि उससे पहले जो 2019 में हुआ और 2014 में हुआ, इन 3 इलेक्शंस में हमने एक बात ये देखी कि मुसलमान का वोट तकरीबन इररिलेवेंट हो गया। इररिलेवेंट इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि वो वोट डालने के लिए जाता है, लोगों को जिताता है, लेकिन वो जो चाहता है या जो उसकी मांगे हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं। दूसरी बात ये भी है कि उसके अपने प्रतिनिधि जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो राज्यसभा में उनको नॉमिनेशन होता हो या लोकसभा में जो इलेक्ट होकर जाते हों, उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। तो ये मैं क्या आपसे कह सकता हूं कि मुसलमान का वोट तो अपनी जगह इंटैक्ट है, वो डालता है, अलग अलग पार्टियों को डालता है, लेकिन पॉलिटिकल पावर के रूप में कहीं ना कहीं वो इररिलेवेंट है कि वो उसको, जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने प्रतिनिधियों को जितवा नहीं सकता, आगे तक नहीं ले जा सकता। आपने जो बात कही इसमें दो पहलू हैं। पहला तो ये कि एक जिसको कहते हैं ना, एक कंसर्टेड एफर्ट हुआ कि मुस्लिम वोट को इररिलेवेंट किया जाए। 2014 में नहीं कर पाए और 2014 में उनकी ये भी मजबूरी या कुछ आंख की शर्म कह लीजिए कि जो कैबिनेट बनी उसमें नजमा हेपतुल्ला भी थी, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, उसमें एमजे अकबर भी थे। और 2019 में जो बनी उसके बाद से ग्रेजुअली ख़त्म किया गया। और फिर 2019 से 24 तक की जो कैबिनेट थी उसमें एक भी मुसलमान ना हो, एक भी ईसाई ना हो, एक गलती से सिख था। और इस बीच ये सीए एनआरसी लाया गया और इसके ज़रिए से ये मैसेजिंग की गई कि नंबर 1 के शहरी तो इस मुल्क का हिंदू है और ये चूंकि हिंदू राष्ट्र है इसलिए उसकी सुप्रीमेसी होगी। और ये मुस्लिम वोट को इरेलीवेंट ही नहीं, इनको तो डिसफ्रेंचाइज कर दो, इनको तो मतदान का अधिकार ना हो। ये भी मांग बीजेपी के कई बड़े नेता, फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से नहीं, बड़े नेताओं की तरफ से कही गई। और उसी को देखते हुए आज आप ये देखिए कि मैं पिछले कई महीनों से कई फोरम पे ये बात कह चुका हूँ, कई टीवी डिबेट्स में ये बात कह चुका हूँ कि 400 एमपी थे पिछली लोकसभा में, 300 लोकसभा में और 100 राज्यसभा में मिला करके, उसमें एक भी मुसलमान नहीं, एक भी ईसाई नहीं, एक गलती से सिख। क्या इसे आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहेंगे? ये आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की और उनके एलाइज की भी। और आज भी जो लेकिन जो, जो मैं थोड़ा सा ज़रा सा रोक देता हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे ज़रा बताइए कि जो सन 2019 में, तब तक तो अकाली दल के साथ में इनका समझौता था, जी, भारतीय जनता पार्टी का, तो अकाली दल को तो प्रतिनिधित्व दिया था। अकाली दल को दिया, लेकिन वो जब किसान मूवमेंट पे अलग हो गए, किसानों के सवाल हाँ, पे, बाद उसके में बाद अलग हो से। गए। और मैं आज की तारीख में बात कर रहा हूँ कि जब 290 हैं, तो आज जो कैबिनेट बनी है 72 लोगों की नरेंद्र मोदी साहब की, उसमें 2 सिख हैं, एक हारा हुआ जो पिछले हफ्ते ही लुधियाना से हारा, लेकिन उसको दे दिया गया रिप्रेजेंटेशन कि साहब पंजाब में हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। हरदीप जो बेअंत सिंह के बेटे हैं। बेअंत सिंह के बेटे और जो पहले कांग्रेस के एमपी थे, और 2 ईसाइयों को भी शामिल किया गया। लेकिन साहब मुसलमान का नाम लेना आज भी गुनाह है। और ना तो तेलुगु देशम पार्टी से कोई मुसलमान जीता है और ना जनता दल यूनाइटेड से कोई मुसलमान जीता है, तो बाकी से तो आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। तो जो 290 का आज एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन,
उसमें भी ये चीज़ नहीं है। और अगर चलिए हमने मान लिया कि भाई जीत नहीं पाया, तो ऐसा तो नहीं है, आपने तो हारे हुए लोगों को भी मंत्री बनाया। पिछली बार तो आपने स्मृति ईरानी, वो किसी सदन की सदस्य नहीं थी, तब भी मंत्री बनाई गई। अरुण जेटली हारने के बाद भी मंत्री बनाए गए। जयशंकर बिना मंत्री सांसद हुए मंत्री बनाए गए, बाद में सांसद बने, क्योंकि प्रोविजन है विद इन 6 मंथ आप या तो लोकसभा से ले आइए या राज्यसभा से ले आइए, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं बिना सदन के जीते हुए। तो ये आपकी जो जिद है, और हालांकि मैंडेट जो मैंने शुरू में कहा कि ये है कि आप उन्हीं लाइन्स पे चलिए जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति रही है पिछले 1000 साल से, जिसे आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं या जिसे गंगा जमनी तहजीब कह लीजिए। लेकिन नहीं साहब, आज भी इस पर है। अब देखने वाली बात ये, इस सरकार का लिटमस टेस्ट वही होगा कि जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया है, वार्निंग दे दी है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री इस सरकार को किस तरह से चलाते हैं, उसी नोशंस के साथ चलाते हैं, उसी तेवर के साथ चलाते हैं जो उन्होंने पिछले 10 साल में चलाया। पिछले 5 साल में खासतौर पे सन 2019 के इलेक्शन के बाद से हमें बार बार एक बात सुनाई दे रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पसमानदा मुसलमानों को आगे लाकर उनको इलेक्शन लड़ाना चाहती है, उनको सपोर्ट करना चाहती है। और मुसलमानों में भी ये बात फैलाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके लीडर्स ने भी। और जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक समझे जाते थे, उन्होंने भी इस बात को बार बार दोहराया कि अब भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा जो रुझान होगा वो पसमानदा मुसलमानों की तरफ होगा, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। इसलिए कि जो अशराफ हैं, अशराफिया है, यानी कि जो सवर्ण हैं मुसलमानों में, वो सारी मलाई बटोर के ले जाते हैं, और ये जो बेचारे पसमानदा मुसलमान हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। तो पसमानदा मुसलमानों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई मूवमेंट फॉरवर्ड जाते हुए नजर आता है आपको कहीं? जी नहीं, तुझे हम वली समझते जो न बादाफार होता। अगर पसमानदा मुसलमानों को ही कुछ हिस्सा दे दिया गया होता, कुछ शेयर दे देते, कुछ मंत्री सांसद बना देते, तो मैं मान लेता, क्योंकि मैं इस राय का हूं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उससे कोई धर्म अछूता नहीं है। हालांकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म ये बात करते हैं कि उनके यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भी शेख, सैयद, मुगल, पठान, अशराफिया जिसका आपने जिक्र किया, अशराफ, फिर अजलाफ जो इंटरमीडिएट क्लास हैं, राजपूत, जाट, ठाकुर, जो यहाँ से ही कन्वर्ट हुए हैं, और जो मुसलमानों के दलित हैं, अर्जल। आज भी बिहार में पाखाना साफ करने वाली कौमें हैं जिन्हें हलाल खोर, लाल बेगी कहा जाता है, और हम उनका भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि भाई इनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा क्यों ना मिले, इन्होंने क्या खता की है। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया तो समझ में आता है कि साहब ये तो दे आर सन ऑफ अब्राहम, ये विदेशी धर्म के मानने वाले हैं और इनके यहाँ जाति व्यवस्था नहीं। लेकिन कपिल सिब्बल साहब जब सेक्युलर गवर्नमेंट के सेक्युलर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही एफिडेविट दिया। आर्टिकल 341 को जो हमने चैलेंज किया, प्रशांत भूषण हमारा वो मुकदमा लड़ रहे हैं, और बिहार के 2 पिछड़े दलित और बैकवर्ड मुसलमान लीडर अली अशवर अनवर अंसारी और डॉक्टर सिद्दीकी, वो मिल करके इस मुकदमे को हमारे साथ लड़ रहे हैं। और उसमें हमने यही कहा कि भाई जाति व्यवस्था और मंडल के तहत ये जो बिहार में, बंगाल में और इवन गुजरात में जो इशू बनाया गया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को दे देगी, तो ये तो आपने खुद दिया है हुजूर, गुजरात में दिया है, क्योंकि मंडल कमीशन के तहत मिला। ये किसी ने चैरिटी नहीं की है। बीइंग कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, और जिसका क्राइटेरिया सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होता है, उसके आधार पर दिया। आप उसको भी खत्म करने वाले हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने कर दिया और ममता बनर्जी को इससे पॉलिटिकल गेन हो सकता है, तो आप वो कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल आप इस हद तक जाएंगे। जो आपने का सवाल था कि खुदा करे कि वो उनके दिमाग में ये बात आए कि इन बैकवर्ड मुसलमानों को मुगलिया दौर से बहुत ज्यादती हुई है, इनको कुछ दिया जाना चाहिए तो दे दीजिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं साहब ये दाढ़ी और टोपी में तो वैसे ही दिखता है जैसे दूसरे मुसलमान, तो इसलिए इसको हम नहीं देंगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब सोशल जस्टिस की बात आती है, पॉलिटिकल जस्टिस तो आप देंगे ही नहीं उनको, क्योंकि एमपी एमएलए नहीं बनाएंगे, सोशल जस्टिस भी नहीं देंगे, और इकोनॉमिक जस्टिस या जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री अभी खत्म नहीं की है उन्होंने, और अब खत्म होने के चांसेस भी कम है, तो उसके जरिए से जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन फेलोशिप का स्कॉलरशिप देता है गरीब मुसलमान बच्चों को, वो भी आपने बंद कर दी।
तो आपकी नीयत पूरी तरह से खराब है, खोटी है, और आप नहीं चाहते कि वो कोई, और आप सबसे ज़्यादा कि उनको आतंकवादी बताओ, उनको विदेशी घुसपैठिया बताओ, उनको जेलों में बंद करो, फर्जी मुकदमे लगाओ। हज़ारों की तादाद में परवेज़ भाई ऐसे मुस्लिम यूथ हैं जो पिछले 10-15 सालों में 10-10, 15-15 साल की सज़ाएँ काट कर के आए हैं और निर्दोष साबित हुए। उनकी जवानी बर्बाद हो गई और उसके बाद की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन इस पर बात कोई करने को तैयार नहीं। मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि उम, यूँ तो कोई बैरोमीटर किसी भी चीज़ का नहीं होता इंसान के मिज़ाज को समझने के लिए और वो क्या महसूस करता है। लेकिन ये कि अभी इस इलेक्शन के रिज़ल्ट आने से पहले तक आम तौर पे मुसलमानों में क्या कैफ़ियत थी, क्या एहसास था? क्योंकि मैं जब भी लोगों से बात करता था तो मुझे एक बहुत ही एहसास से महरूमी नज़र आता था, एक उदासी नज़र आती थी और वो चिंताजनक इसलिए हो जाती थी, फ़िक्रमंद इसलिए कर जाती थी कि कहीं अब ये इस डिप्रेशन के बाद में कहीं इनका दिमाग किसी और तरफ न चलने लगे। क्योंकि एक के बाद जब आपको नाकामी होती है और हर मकाम पे आपको कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो आज क्या इस वक़्त वो सूरत-ए-हाल थोड़ी बहुत बदली है? जी, कुछ हद तक। इसकी वजह ये है कि देखिए, जिस दिन पहले दिन 2014 में नरेंद्र मोदी साहब ने शपथ ली थी, उस शपथ के 2 घंटे के बाद, अब मैं इसको डिज़ाइन नहीं कह सकता, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये घटना हुई कि पूना में मोहसिन शेख नाम के एक मुस्लिम यूथ को मार दिया गया, लिंचिंग की पहली घटना। और उसके फ़ौरन बाद छत्तीसगढ़ में हुई, राजस्थान में हुई, हरियाणा में हुई, और अनेकों जगह। तो माहौल ये पैदा कर दिया गया कि भाई देखो, इस वक्त अब तुम्हारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। अब जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो गोलवलकर साहब ने वी अवर नेशन हु डिफाइंड में डिफाइन कर दी है कि भाई बुनियादी तौर पे ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ माइनॉरिटीज़ को नंबर 2 का शहरी बन के रहना होगा, विशेषाधिकार की बात तो उनको छोड़ देनी ही होगी, और मेजॉरिटी कम्युनिटी की मर्सी पर रहना होगा। वो नरेंद्र मोदी ने लेटर एंड स्पिरिट में उस विचारधारा को, जो हिंदुत्व की विचारधारा पहले सावरकर ने गढ़ी थी और बाद में गोलवलकर ने और हेडगेवार ने उसको आगे बढ़ाया, उसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर दिया। इस नतीजा आने के बाद मुसलमान ये महसूस करता है, और उसके लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक इज्जत बढ़ी है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। और एक, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी बयार का झोंका, कल मैं एक पार्टी में था, कई वरिष्ठ पत्रकार आप जानते हैं, सईद नकवी वगैरह और दूसरे लोग थे वहाँ, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगा कि कुछ अब हम खुली हवा में सांस ले सकेंगे। ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक मैसेजिंग होती है एक जमहूरियत में कि भाई हाँ, अब आपका फ्रैक्चर मैंडेट है, अब आप इसको मोदी सरकार नहीं कह पाओगे या मोदी मोदी नहीं कर पाओगे, और अब शायद वो घटनाएं ना हो जो पिछले 10 साल में लोग भुगतते रहे थे। और मीडिया ने, देखिए, एक छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। आप दिल्ली में थे उस वक्त में, जब कोविड हुआ, और कोविड के मामले में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात का मरकज है, उसने इस देश में कोरोना फैलाया है, और उसके ऊपर 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं, और उसमें ये कहा जा चुका है कि इन गरीबों का, इन बेचारे मासूम लोगों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें ये नैरेटिव चला, और आज भी जो उस वक्त के एंकर थे, वो आज भी इस बात पे पशेमा नहीं है, शर्मिंदा नहीं है कि ये हुआ। लेकिन परसों जब इस जजमेंट के बाद इंडिया टुडे के चैनल पे राजदीप सरदेसाई अपने 10 रिपोर्टर्स के साथ बैठे हुए थे, उनका डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है, उसमें उस आदमी की मैं इस बात की दाद दूंगा कि वो सारे लोग जो उसके कपड़े फाड़ रहे थे वर्चुअली, उसके साथी लोग, उसने कहा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि मीडिया को भी अपनी रीढ़ दिखानी होगी, कुछ स्पाइन पैदा कीजिए, क्योंकि हम सब लोग स्पाइन लेस हो गए थे। और इस बात को योगेंद्र यादव ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी कई फोरम से कहा कि जो कुछ दिखाया जा रहा था वही देख रहा था मीडिया। क्वेश्चन करने का, हमें तो जर्नलिज्म में जब हम आए थे तो ये ट्रेनिंग दी गई थी कि भाई आप मजलूम के साथ होंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्वेश्चन करेंगे। प्रो एस्टेब्लिशमेंट या प्रो एडमिनिस्ट्रेशन होना एक शजरे ममनुआ था, और उसको हकारत की नज़र से देखा जाता था कि भाई आप कैसे जर्नलिस्ट हैं, जो आप लगता है कुछ सरकार से फ़ायदा आपको मिल रहा होगा, इसलिए आप सरकार की हिमायत की बात कर रहे हैं।
सरकार की अच्छी पॉलिसियों को भी क्रिटिसाइज किया जाता था और उसको फेयर जर्नलिज्म माना जाता था। लेकिन इस 10 साल के अंदर एक तो कॉरपोरेट का कब्जा और कॉरपोरेट की जो एक साठगांठ थी बीजेपी के साथ और खास करके नरेंद्र मोदी के साथ, वो एक पूरी तरह से आया थी और उसने जो नैरेटिव गढ़ा 2019 का इलेक्शन तो पूरा उस फेक नैरेटिव पे था कि साहब घर में घुस के मार दिया, हमला किया, देखिए ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए हमें, कमजोर प्रधानमंत्री है। और जो मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और जो इस मुल्क को इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसमें अमेरिका और यूरोप भी नहीं बच पाए थे, उससे निकाल करके लेकर के आए, उनको आज कोई याद करने को भी तैयार नहीं है। तो ये इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है और बहुत ही घटिया रोल रहा और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हुए इन गुजरे सालों में कि हमें भी शायद वैसा ही समझा जाता होगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं रही और उस क्रेडिबिलिटी, उस साख का ख़त्म हो जाना डेमोक्रेसी में, मैं समझता हूँ कि किसी भी फ्री प्रेस के लिए, फ्री मीडिया के लिए अच्छी बात है। कुर्बान अली, ये सारी बातें हम करते रहे, लेकिन ये जो शख्स जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं, जिसका नाम कुर्बान अली है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हो पाई कि वो है कौन, कहाँ से आता है ये शख्स, और वो इतने सारे मसाइल में कैसे मौजूद है, एक पत्रकार की हैसियत से भी और हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से भी। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं जानता हूँ इसलिए हम वतन कॉन्फ्लिक्ट के ऑफ हैं, इंटरेस्ट, देखिए हमारे लेकिन ये आपस मुझे में पूछना बहुत पड़ेगा। सारी कम्युनिटीज हैं, सिमिलरिटीज हैं। आपका मेरा वतन भी बुलंदशहर है, आप डिबाई से आते हैं, मैं खुर्जा से आता हूँ, उसके पास एक गांव है कलंदरगढ़ी। मेरी बुनियादी तरबियत वहीं हुई। मेरे वालिद कैप्टन अब्बास अली साहब, वो ब्रिटिश आर्मी में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी एक मिशन के तहत वो दाखिल हुए थे, क्योंकि उनके जो उस्ताद थे अलीगढ़ में के एम अशरफ साहब, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर, उनका मानना ये था कि ये मुल्क गांधी के रास्ते से आज़ाद नहीं होगा और इसलिए फ़ौज में भर्ती हो और फ़ौज में जाकर के बगावत करो। तो वो अपॉर्चुनिटी भी उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मलेशिया में मिल गई। मलाया उस वक्त कहलाता था और वहाँ वो पहले प्रिजनर ऑफ वॉर बने जैपनीज़ के, और फिर जैपनीज़ ने उनको अलग करके अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया, जिसमें वो कैप्टन हुए। और वो जब तक लड़ते लड़ते मणिपुर इम्फाल तक आ रहे थे, तब तक जापान का फॉल हो गया और वो फिर अपनी ब्रिटिश आर्मी के प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। कोर्ट मार्शल हुआ, मुल्तान के किले में रखे गए, सजाए मौत सुनाई गई। और यहाँ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि लाल किले में शाहनवाज खान, ढिल्लों और सहगल, इन तीनों पर मुकदमा चला था, लेकिन 43,000 ऐसे ब्रिटिश आर्मी के फौजी थे जिनको रिबेल मानते हुए ब्रिटिशर्स ने सजाएं दी थी। उनमें से कई को तो फांसी दे भी दी गई। मेरे वालिद मरहूम इसलिए बच गए कि 46 में पंडित नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी सितंबर 46 में, तो उनकी सज़ा रुक गई और इसलिए मेरा वजूद आया। तो तो ये बात है कैप्टन अब्बास अली, जी, आपके वालिद साहब का नाम है। जी, और मैं 47 से एकदम से, जैसे कहते हैं ना हिंदी फिल्मों में होता है कि फास्ट फॉरवर्ड करके जी, मैं आ जाता हूँ 1977 में, जी, जब इमरजेंसी लग जाती है, मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, जी। और तब आपके वालिद साहब कैप्टन अब्बास अली ने फिर एक बार वो जो रेजिस्टेंस का झंडा था उठाया, नहीं, उसके बहुत सारे उसके लोगों के झंडे साथ की में। ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1 लाख लोगों को, अपोज़िशन को जेल में बंद कर दिया था। ज़ाहिर है बुलंदशहर ज़िले में मेरे वालिद का नाम सर-ए-फ़हरिस्त था, तो उन पर मीसा भी लगा, पहले डीआईआर लगा और फिर मीसा लगा और फिर उनको बरेली और नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया। लेकिन परवेज़ भाई, इससे पहले एक चीज़ और बीच में होती है और जिसका खामियाज़ा मेरे फैमिली ने भी भुगता और अब मैं भी भुगत रहा हूँ कि 47 में मेरे वालिद जब रिहा होके आए, तो उनको लगा कि अब मुल्क आज़ाद हो गया है, अब शायद हमें फ़ौज में वापस ले लिया जाएगा, हमें बड़ा ओहदा मिल जाएगा और अपने नई मुल्क की हुकूमत होगी। तो उसी वक़्त पार्टीशन भी हो गया। तो मेरी फैमिली में वर्टिकल स्प्लिट हुआ और मेरी आधी फैमिली पाकिस्तान चली गई। चुनांचे मेरी दादी पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में दफ़न हैं और मेरे दादा बुलंदशहर ज़िले के कलंदरगढ़ी गाँव में दफ़न हैं। और इसके बाद मेरे वालिद साहब को दूसरा हादसा उनके साथ ये हुआ कि पहले तो बच-बचा के आ गए फ़ौज से और वो चढ़ गए सोशलिस्टों के हत्थे और वो सोशलिस्ट बन गए। तो सन 46-47 से
48 में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, और 48 से लेके 75 तक इस बीच भी वो सिविल लिबर्टीज के नाम पर और सिविल नाफरमानी करते हुए 50 से ज्यादा बार जेल गए। और यूपी में उन्होंने एक अजूबा एक्सपेरिमेंट किया कि चौधरी चरण सिंह की क़यादत में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी थी उसके ही वाज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट। तो और वो ऐसा एक अमालगम था कि उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, सोशलिस्ट भी शामिल थे, स्वतंत्र भी थे, रिपब्लिकन भी थे, कांग्रेस से निकले हुए लोग भी थे, और वो सरकारें ज़्यादा दिन चली नहीं। तो हमें घुट्टी में गैर कांग्रेसवाद मिला और ये बताया गया कि सारी बुराइयों की जड़ नेहरू गांधी खानदान है और इंदिरा गांधी सबसे बुरी महिला है। अब लगता है इस पिछले 10 साल के अरसे को देखते हुए कि इंदिरा गांधी तो बहुत अच्छी थी जो कम से कम मजहब के नाम पर ये इम्तियाज नहीं बढ़ता जाता था। तो मैं कैप्टन अब्बास अली साहब की बात कर रहा हूँ, आपके वाले साहब, तो वो 1977 में जनता पार्टी के फिर प्रेसिडेंट बनाए जी, जाते हैं उत्तर यूपी में। प्रदेश में उन्होंने उन्हें एमपी का टिकट बुलंदशहर से ऑफर किया गया, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि साहब मेरे हालात नहीं है, मैं अभी जेल से छूट के आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि इलेक्शन लड़ सकूँ। 3 महीने बाद असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने टिकट सीक किया, वो टिकट नहीं दिया गया। लेकिन फिर उसके 3 महीने बाद ही उन्हें यूपी जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। और हालांकि चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त थे रामलेश यादव, वो उनसे बहुत जूनियर थे, सोशलिस्ट पार्टी के ही थे, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनाए गए और वो सन 80 तक, जब तक जनता पार्टी में डिवीजन हुआ, वो उसके प्रेसिडेंट रहे। और यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे 78 टू 84। और फिर 84 के बाद ग्रेजुअली वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया और 2014 में अलीगढ़ में 94 बरस की उम्र में उनका इंतकाल। क्या माशाल्लाह, क्या एक अच्छी लंबी ज़िंदगी जी, उन्होंने 94 बरस। जद्दोजहद करते हुए गुजारी है जी, और सियासत में और एक्टिविस्ट की हैसियत से। और मुझे बेनता खुशी होती है जब मैं आपसे बात करता हूँ और आपको देखता हूँ, और आपकी बहुत सारी बातें जो हैं ख़बरों में मैं जब आपका नाम देखता हूँ कि कुर्बान अली वो ज़िंदा है, परचम उठाए हुए हैं हर जगह, हर किसी के साथ में, दलितों के साथ में, मुसलमान के साथ में, पिछड़े वर्ग के साथ में, और जो भी किसी की भी लड़ाई हो, अगर लड़ाई जायज़ है तो वो उसमें शामिल हैं। एक बात बताइए, आप ने एक चौंका दिया था सन 2023 में जब आपने सोशलिज्म पे किताब लिख दी। जी, जरा बताइए उसके बारे में। जी, ये किताब है फाउंडर्स ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और ये तो खैर बेसिकली उन लीडर्स के बारे में है जो सन 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, कांग्रेस के अंदर ही। और ये सारे लोग जो उसमें शामिल थे वो ब्लू आइड बॉय कहलाते थे, गांधी और नेहरू के, और नेहरू की ईमा पर ये पार्टी बनी थी। तो उसमें सबसे बुजुर्ग जो थे 34 में, 34 से 48 तक का ये पीरियड मैंने लिया है और 52 प्रोफाइल्स किए हैं। तो 48 में सबसे यंगेस्ट थे मधुलिमय, जो 25 बरस की उनकी उम्र थी। और सबसे बुजुर्ग थे आचार्य नरेंद्र देव, जो कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, लखनऊ और बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, और बौद्ध धर्म पर, बौद्ध दर्शन पर उनका बड़ी स्टडी थी। तो ये उनके मैंने वो किए। लेकिन आप अगर मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट, आपने मुझसे सवाल किया कि ये आपके अंदर जो ये बीज पैदा हुआ और आप हर जगह हर फटे में टांग अड़ा देते हैं, वो कहाँ से आया? तो उसका कहाँ से आया? वो मेरे वालिद मरहूम की विरासत है। और मैं आपको ये बताऊं कि घर में जब मैंने आंखें खोली तो ये तमाम सोशलिस्ट लीडर उस वक्त के, राम मनोहर लोहिया हो, राजनारायण हो, मधु लिमय हो, मधु दंडवते हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये सब हमारे घर आते थे इन्हीं के बीच में। और सन 73 में बुलंदशहर में सोशलिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका पहली मुझे थोड़ा सा होश आ गया था उस वक्त तक। उसमें बच्चे के तौर पे मैं शामिल भी हुआ था और मैं उस तमाशे को देख भी रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस उसमें उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट बुलंदशहर में चुने गए। और फिर सन 75 में जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, 74 में हो गया था, तो 6 मार्च 1975 को पहली तौर पे मैं जब 11-12 साल का लड़का था तो दिल्ली पॉलिटिकली आया था 6 मार्च 1975 को। और उस वक्त कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो आपके जहन पे नक्श हो जाती हैं, दिल दिमाग पे आ जाती हैं। जेपी मूवमेंट चल रहा था और हम लोग नारे लगाते थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और दिल्ली जाने वालों जाकर कहना इंदिरा गांधी से, इंदिरा तेरा शासन डोल रहा है जयप्रकाश के नारों से, गूंजे धरती और आकाश देश का नेता जयप्रकाश। और एक नारा था कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, उठो युवकों तुम्हें चूमने क्रांति द्वार पर आई है। ये सब था। लेकिन अब ये लगता है कि वो तो हम बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे थे।
और जिन लोगों के साथ हम शाना बशाना चल रहे थे, वो तो हिंदू राष्ट्रवादी थे और उनका मकसद तो समाजवादियों को और दूसरे विपक्षियों दलों को बैसाखी बनाकर सत्ता पर कब्जा करना था। उन लोगों ने 67 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, पहली मलाई उन्होंने तब खाई। फिर 77 में जब जनता सरकार बनी तो उसका तो पार्ट एंड पार्सल थे ही। वाजपेयी जी विदेश मंत्री, अडवाणी जी सूचना प्रसारण मंत्री, 4 राज्यों की सरकारें उनके कब्जे में थी। और 89 में वीपी सिंह की सरकार बनी तो उसमें भी बैसाखी लेफ्ट के साथ में दूसरी इन्हीं की थी। और अब वो पहुंच गए एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 2014 में और 2019 में। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, और आपको याद होगा, आपने उसको, मेरा एक इंटरव्यू था उसमें से कोट किया था कि लोहिया ने इनकी अनटचेबिलिटी को खत्म किया और जयप्रकाश ने इनको क्रेडिबिलिटी, क्योंकि जयप्रकाश जी इनके हाथों इतना खेल गए कि यहाँ फिरोज शाह कोटला मैदान में उन्होंने जनसंघ के अधिवेशन में कह दिया कि अगर आरएसएस और जनसंघ फाशिस्ट है तो मैं भी फाशिस्ट हूँ। इस हद तक चले गए। लेकिन मरने के 6 महीने पहले बुजुर्गवार को ख्याल आया कि तो गलती हो गई, और तब उन्होंने लिखा, मोरारजी देसाई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें खत कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि अलीगढ़ और जमशेदपुर के दंगों में इन्होंने बड़ा खतरनाक काम किया है और अगर इनको नहीं रोका गया तो देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है, बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं आप, इसलिए कि जयप्रकाश नारायण जैसे आइकन हैं, समाजवाद के नाम पे एक लंबा वक्त जिन लोगों ने गुजारा है, और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं। आप पर इल्ज़ाम लगा पिछले साल जब ये किताब आई कि साहब कुर्बान अली ने, जो समाजवाद के सबसे बड़े चेहरे थे भारत में पिछले 70-75 साल के, उनमें से काफ़ी को डिस्क्रेडिट कर दिया। नहीं, वो और दूसरी तरफ ये भी है कि कुर्बान अली खुद हमेशा अपने आप को समाजवादी कहते आए हैं या समाजवादी नज़रिए के नज़दीक कहते आए, तो इसमें कहीं विरोधाभास है? जी, असल में वो किताब से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किताब में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो उनके प्रोफाइल्स हैं और उनकी किताबों की लिस्ट है, और गांधी जी के साथ जो उन लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था वो है। आपने इंटरव्यूज दिए हैं। इंटरव्यूज भी दिए, तो वो तो बहुत पर्सनल, मतलब एक अकाउंट है, और उस किताब पे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उस किताब से की तो बड़ी तारीफ हुई। और ये कहा गया कि ये एक ऐसा बाब था कि जिसको मंजर आम पे लोगों ने नहीं, इसके बारे में ज़्यादा लिखा गया था। लेकिन मैंने कैरेवन मैगजीन में एक लंबा ऐसे लिखा इस साल, और उसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से ये सन 58 से, और मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, फ्रेंच स्कॉलर है क्रिस्टोफ जेफर ने, उसने कई किताबें लिखी हैं और उसमें इस्टेब्लिश किया है कि नानाजी देशमुख सन 58 से इनके पीछे लगे हुए थे, लोहिया के भी और जयप्रकाश के भी। और गैर कांग्रेसवाद के नाम पे कि नेहरू से चिढ़ है, कांग्रेस से चिढ़ है, और कांग्रेस को हटाने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हूँ, ये डॉक्टर लोहिया साहब कहते थे। तो उससे ये सारा विवाद पैदा हुआ। उन सारी चीज़ों को मैंने लिखा, उस पर मैं सोशलिस्ट बरादरी में पर्सोना नॉन ग्रेटा बना हूँ और गालियाँ खा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले परवेज भाई, मैंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी, खासकर इंदिरा गांधी जब वापस आई, और यहाँ आप मुझे इजाज़त दीजिए कि एक और चीज़ मैं आपके सामने कह सकूँ, जो मेरे खाते में लिखी और जिसकी वजह से मैंने सफ़र भी किया, कि 80 में जो इंदिरा गांधी आई, उनको ये लगा कि 77 में मैं जो चुनाव हारी, उसमें मुसलमानों का, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार के मुसलमानों का बड़ा रोल, ये उनको अंदाज़ा हो गया। तो उन्होंने हिंदू कार्ड खेलना शुरू किया, और सन 83 में जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें उन्होंने ब्लेटेंट तरीके से उस हिंदू कार्ड का इस्तेमाल किया और कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके बारे में नहीं सोचते, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये गलतफहमी नहीं हो जानी चाहिए कि उनके लिए 7 खून माफ है। और राजीव गांधी को उन्होंने लगाया उस पूरे टाइम में 80 से 84 के बीच में कि वो आरएसएस के साथ साझबाज करें। एचकेएल भगत ने कहा है कि रामायण और महाभारत आरएसएस के कहने पर दिखाए गए, और इसको जब राजीव गांधी ने मुझे प्रेशराइज किया आईएनबी मिनिस्टर होने के नाते, तो मैंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है आरएसएस के साथ, ज़रा उन्हें भी खुश रखना है। और यहीं पे जो 83 में ये वाकया हुआ, तो हमारे आपके दोस्त थे मरहूम जावेद हबीब साहब, वो एक अखबार निकालते थे हुजूम। उस हुजूम में मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था अलीगढ़ में, मैंने आर्टिकल लिखा कि इंदिरा गांधी ने हिंदू कार्ड खेला है ब्लेटेंट तरीके से, तो हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर सेडिशन का मुकदमा हो गया। 20 साल की उम्र में हमारे ऊपर सेडिशन का मुकदमा हुआ, और जो 25 साल तक चला, लोअर कोर्ट से सजा भी हुई, सन 2007 में हाई कोर्ट में जाकर के बरी हुए।
तो ये वही फिर बात आती है कि वालिद के जो इनकलाबी तेवर थे और जस्टिस के लिए लड़ना, और उसमें शुरुआती दिनों में तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब हम बचपन में थे, हमें पता भी नहीं था कि इस नारे का मतलब क्या है, लेकिन हम कहते थे सोशलिस्टों ने बांधी गाँठ, पिछड़े पाँव में 100 में 60, और 100 में 60 का मतलब होता था दलित, बैकवर्ड, महिलाएं चाहे वो किसी भी जाति और धर्म की हों, और मुसलमान। तो ये है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँ कि जो मेरा, जिसको कहना चाहिए बपतिस्मा हुआ या हृदय परिवर्तन जो चाहे कहें, कि 87-88 में जब मैं रविवार में काम कर रहा था, तब तक नेहरू के लिए एक कंटेम्प्ट था, एक बुक्स था मेरे दिल में। लेकिन तब मैंने उनकी तीनों किताबें पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और 89 में ही उनकी सेंटेनरी मनाई जाने वाली थी, तो रविवार का एक विशेषांक निकला, और उसमें तय हुआ था कि कोई भी स्टाफ का आदमी नहीं लिखेगा। लेकिन मैंने जिद की, और शर्मा ने मेरे उस आर्टिकल को, जो नेहरू की तारीफ में पहला आर्टिकल था, वो मैंने लिखा कि जो उनकी इतिहास दृष्टि थी, और इन तीनों किताबों को स्कूल के का हिस्सा होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होता है, और उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की उससे बेहतर समझ कोई और दूसरी किताब देती नहीं। और उस शख्स ने पाकिस्तान बन जाने के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज के आ जाने के बावजूद, और यहाँ राइट विंग कांग्रेस के अंदर, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, ये गोविंद सेठ हो, उस आदमी ने मुकाबला किया और सेक्युलर फोर्सेस के साथ खड़ा रहा। इवन इन सोशलिस्टों से कहा कि भाई हमारा झगड़ा तुमसे नहीं है, तुम और कम्युनिस्ट तो हमारे नेचुरल एलाई हो, हमारा असली झगड़ा राइट विंग से है, और उसी से हमें खतरा है। जबकि ये 10 एमपी भी नहीं थे, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा और भारतीय जनता उस वक्त, और आओ तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक ऑफर किया जेपी को, लेकिन वो एक दूसरे ही नशे में सवार थे कि साहब हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, और हम तो नेहरू से बड़े लीडर हैं, और फिर क्या हश्र हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारी जिंदगी के कुछ थोड़े से हादसात हैं। ये बिल्कुल है साहब। और मैं तो अभी इस बात को सुनकर बहुत ही दिलचस्पी से ये मज़े ले रहा था कि 20 साल की उम्र में आप पर सेडिशन का मुकदमा चला, जो चलता रहा सन 2007 तक। ये भी अपने आप में कहानी है। तो यूँ समझिए कि ये ज़माने की तुंदो तेज़ हवाओं ने कुर्बान अली को रगड़ा है और निखारा है और बनाया है, और आज जो हम देख रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक बहुत बड़े पावरफुल नेता हैं, जिनको दुनिया में भारतीय जनता पार्टी वाले विश्व गुरु की हैसियत से प्रोजेक्ट करते हैं, उन पर मुकदमा दायर करना, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करना, ये भी कुर्बान अली का हिस्सा है। मुझे ये बात कहते हुए और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कुर्बान अली को मैं तब से जानता हूँ जब से वो अलीगढ़ में पढ़ते थे। मैं तब से भी जानता हूँ जब से उन्होंने पत्रकारिता में अपना काम शुरू किया, और हम दोनों ने साथ साथ काम किया। मुझे एक बात और याद दिलाइए कि ये जो बाबरी मस्जिद वाला और अयोध्या में मंदिर वाला जो पूरा आंदोलन है, इसको भी आपने बहुत ही नज़दीक से देखा, और न सिर्फ नज़दीक से देखा बल्कि उस वक्त पत्रकारिता की, रिपोर्टिंग की, और बीबीसी के लिए भी एक स्ट्रिंगर की हैसियत से आपका काम शुरू हो गया था। और 6 दिसंबर 1992 में जब मस्जिद तोड़ी जाती है अयोध्या में, तो आप उस वक्त वहीं मौजूद थे अयोध्या में, और आपके सामने सब कुछ हुआ। वो जो वाक़या है, दरअसल क्या है कि वो वाक़या आपने तो लिखा है उसके बारे में, लेकिन और भी बहुत बड़े जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने भी उसको तरह तरह से लिखा है। और उसमें एक मार्क टली भी हैं, जो हमारे बीबीसी के ब्यूरो चीफ होते थे उस ज़माने में दिल्ली में, और अब तो रिटायर हो चुके हैं, खासे बुजुर्ग हैं। और पिछले दिनों हम लोग बैठे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो मुझे याद है कि आप वहाँ मौजूद थे, मैं वहाँ मौजूद था, मार्क टली थे, सतीश जेकब थे। तो ये लोग तो वहाँ मौजूद थे, और सतीश जेकब के अलावा साथ में जो मार्क टली साहब की पार्टनर हैं जिलियन राइट, और जो हिंदी में से जिन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत मशहूर ट्रांसलेशंस किए हैं, वो भी मौजूद थी। और तब ये जिक्र निकला था कि हुआ क्या था, और उसमें एक कंसेंसस उभर के आया था। इसलिए कि भाई आप कुछ कह सकते हैं, मार्क टली कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग मौजूद होते हैं तो एक दूसरे को करेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में, इख्तिसार के साथ में ज़रा सा ये बता दीजिए कि वो मामला क्या हुआ था जब ये मस्जिद तोड़ी जा चुकी है, तोड़े जाने की प्रोसेस में है, तब आप पकड़ लिए जाते हैं। जी, वो परवेज भाई हुआ ये था कि मैं उस वक्त संडे ऑब्जर्वर के लिए काम करता था, लेकिन बीबीसी के लिए स्टिंगर भी था,
और उर्दू सर्विस, हिंदी सर्विस हमसे कभी-कभी टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू जिसे टू वे कहा जाता है वो करते थे। तो मैं गया तो था संडे ऑब्ज़र्वर के लिए वो घटना कवर करने के लिए और अयोध्या में फैज़ाबाद में एक होटल है शान ए अवध, वहाँ हम रुके थे। मार्क टली, जिलियन भी थे, हमारे सहयोगी रामदत्त त्रिपाठी भी थे और हम सब लोग 6 दिसंबर को सुबह बाकी और पत्रकार करीब 1 डेढ़ हज़ार पत्रकार देश भर से और विदेश से आया था उस घटना को कवर करने के लिए। तो वहाँ एक प्लेटफ़ॉर्म था, उस पर जाकर के हम स्टेशन हो गए और 10 बजकर 20 मिनट पर स्टॉर्मिंग शुरू हुई और एकदम से वो आरएसएस के कमांडोज़ उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण अडवाणी थे, उमा भारती थीं, विनय कटियार थे, साध्वी ऋतंभरा थीं और फिर वो एक जुबिलिएशन में बदल गया। हालाँकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे रखा था कि कुछ नहीं होने दिया जाएगा, कानून व्यवस्था बरकरार रखी जाएगी, लेकिन डीएम एसएसपी सामने बैठे हुए हमारे चाय पी रहे थे। बाद में वो एसएसपी डीबी राय साहब वहाँ सुल्तानपुर से लोकसभा के बीजेपी से एमपी भी हुए, तो कितना उनका समर्थन रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10-20 पर जब ये शुरू हुआ उस वक़्त मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे और पहला जो फ़ोन अवेलेबल था वो अयोध्या से फैज़ाबाद 8-10 किलोमीटर की दूरी है, तो सीटीओ फैज़ाबाद टेलीग्राफ ऑफ़िस। तो मार्क टली ने कहा कि भई मुझे रिपोर्ट फ़ाइल करनी है और मुझे जाना पड़ेगा। तो हम लोग मार्क के साथ उस उनकी कार में रवाना हुए और 11 बजे अयोध्या पहुँच कर के उन्होंने वो रिपोर्ट फाइल की। तकरीबन 12 बजे के आसपास उनका पहला डिस्पैच था, द स्टॉर्मिंग हैज़ बिगन इन अयोध्या एंड दे हैव द फर्स्ट डोम हैज़ बीन कोलैप्स्ड। ये पहली रिपोर्ट थी और उसके बाद ये हुआ कि अब हमको वापस चलना चाहिए क्योंकि एक्शन तो वहाँ चल रहा है। तो जब हम वापस आने लगे तो रामदत्त त्रिपाठी ने कहा कि अभी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस मूव करेंगे तो हम इनके पीछे-पीछे चलते हैं। लेकिन उसको अयोध्या और फैज़ाबाद के बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग होता था, वहाँ पे रोक दिया गया, जले टायर डाल दिए गए। हमारे साथ एक और लोकल जर्नलिस्ट थे जागरण के और उस लखनऊ के एडिटर थे विनोद शुक्ला, उन्होंने कहा अगर आप लोग चलने की हिम्मत करें तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, ये खुफिया रास्ता मुझे मालूम है। तो जिलियन और रामदत्त त्रिपाठी तो उतर गए गाड़ी से और मैं, मार्क, विनोद शुक्ला और उनके लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट और उनकी वाइफ विनोद शुक्ला की, हम 5 लोग गए। एक रास्ता है कैंट से और बिल्कुल वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद थी उसके बैक साइड और फुल स्विंग पे कार सेवा चल रही थी और जैसे ही हम उतरे, मार्क टली को विनोद दुआ ने 2 दिन पहले ही अपने प्रोग्राम में दिखा दिया था दूरदर्शन पे, तो वो और भी ज़्यादा उनकी शक्ल जानी पहचानी हो गई और उन्होंने बिना मेरी आइडेंटिटी को जाने हुए हम लोगों पे बहैसियत जर्नलिस्ट हमला किया। अब मारो सालों को ये लेके आए हैं मार्क टली को। तो माँ के लिए जैसे वो हुए तो मैंने उनके ऊपर गिर करके उनको बचाया, तब तक मेरे ऊपर डंडे पड़ते रहे। लेकिन उसी फ्रेंजी मॉब में एक लड़के के अंदर गुड सेंस प्रिवेल किया, उन्होंने कहा कि भाई अभी कार सेवा चल रही है, उसमें विघ्न पड़ जाएगा, इन सालों को बंद कर दो। तो बराबर में एक मंदिर था, उसके कमरे में हमको ले जा करके बंद कर दिया गया और वो 4-5 घंटे का जो मामला था कि हमारी जान लटकी हुई थी, जैसे बलि के बकरे की हालत होती है कि किसी भी वक़्त मार दिया जाएगा, क्योंकि कार सेवा ख़त्म होने लगी थी दिन छिपने तक। और तब तक ये जो जागरण के सरल ग्याप्टे साहब थे, ये निकल के चले गए और वहाँ जो एक बड़ी हवेली के महंत हैं, उनको वो लेकर के आए और उनकी ज़मानत पे हम को छोड़ा गया। नहीं, उनकी ज़मानत पे छूटे, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग ये वाक़या डिस्कस कर रहे थे, वो इत्तेफ़ाक से 6 दिसंबर ही थी उस दिन। जी, 6 दिसंबर सन 2023 में जी, हम सब लोग बैठे थे, जिसमें कि मैं, आप, अचला शर्मा, जी। मार्क टली, जिलियन राइट, सतीश जेकब और वो जो हिस्ट्री का अपने प्रोफ़ेसर इरफ़ान हैं, हबीब, जेएनयू वाले, सैयद इरफ़ान इरफ़ान हबीब जी और अतिया ज़ैदी, जी, हम ये सब लोग मौजूद थे बहरहाल। जी। तो उसमें बात ये निकल के आई थी कि मार्क साहब ने बताया कि फिर वो जो महंत थे, उन्होंने ये कहा कि ये वो जो दुशाला होता है जी, जिसपे तो वो मैं आ वो रहा हूँ उस पे। मंत्र वगैरह लिखे तो होते हैं हुआ संस्कृत ये के, कि हैं? उसके बाद हमको पनाह-गुज़ीन होना पड़ा विश्व हिंदू परिषद के दफ़्तर में। आहा! कि वहीं से सेफ तरीके से जा सकते थे क्योंकि फ्रेंजी मॉब थी चारों तरफ और उस वक्त तो अशोक सिंघल साहब की अदालत में हमें पेश किया गया और तब हमने कहा कि भाई ये मार्क टली हैं और हमको फैज़ाबाद जाना है। तो कार सेवकों की वाली पट्टी हमको पहनाई गई और मार्क को एक शॉल ओढ़ाई गई ताकि उनका चेहरा वेरा ज़्यादा ना दिखे और पीएसी के एक ट्रक में बिठा करके हमको वहाँ अयोध्या से फैज़ाबाद पहुँचाया गया,
यहाँ पहुँचने के बाद उर्दू सर्विस पे मैंने ये ब्रेक की स्टोरी कि वहाँ पूछा गया, मुझे याद है आज भी, अपने वो थे वक़ार साहब ने कहा कि क्या वहाँ सुना ये है कि कुछ ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन यही कह रहे थे। तो मैंने कहा साहब वो तो वहाँ मिट्टी, वो ईंटों को भी उठा के ले गए हैं एज़ ए सोवेनियर, वो तो रेज़ टू द ग्राउंड है मस्जिद इस वक़्त, उसका कोई नामो-निशान तक नहीं बचा है और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, वो खाक है, मिट्टी है। तो ये सिचुएशन हुई और फिर वहाँ से हम अगले दिन किसी तरह से जान बचा के अपनी लखनऊ आए। अच्छा, मुझे ज़रा सा फिर से एक बार याद दिलाइए कि आप सब पत्रकार जो बिरादरी है, उन्होंने क्या कहा? माथे पे वो बांध ली ये कार कार सेवक सेवक की वाला? तरह कि मैं कार सेवक, वो आज भी मेरे पास एज़ ए सोवेनियर रखा हुआ है कि ये अच्छा, ये देखो। सब लगा के तब कहीं आपकी जान बची, जी, हैं? जी, जी। ये थी वो घटना जिसने हिला दिया हिंदुस्तान को। हमने पार्टीशन तो देखा नहीं, लेकिन पार्टीशन के बाद अगर सबसे बड़ा कोई हादसा था आज़ाद हिंदुस्तान में, तो वो बाबरी मस्जिद का ढाया जाना था। क्योंकि उसके बाद जो दंगे-फ़साद हुए, पूरी यूपी में कोई शहर नहीं बचा हुआ था, जहाँ कर्फ्यू ना हो और दंगे ना हुए हों। बॉम्बे में दंगे हुए, ब्लास्ट हुए, गुजरात में, सूरत में दंगे हुए। एक लंबी श्रृंखला है, कई हज़ार लोग उन दंगों में मारे गए और उस वक़्त के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनका रवैया बड़ा शर्मनाक था। वो जो डिटेल्स बाद में निकल के आई कि पता चला पहले तो वो सो रहे थे, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो पूजा कर रहे थे। फिर नीरजा की किताब में निखिल चक्रवर्ती के हवाले से बात कही गई है, तो उन्होंने कहा कि दादा हम बीजेपी से तो लड़ सकते हैं, राम से नहीं लड़ सकते। तो एक तरह से उनका जो कनाइवेंस था, वो साबित हो गया कि ही वाज़ द प्राइम मिनिस्टर हू प्रिसाइडेड द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। एक बात और उसमें निकल कर आती है, उसकी वजह ये है कि जब ये सब लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें वाजपेयी जी तो नहीं थे, लेकिन एक आडवाणी जी के सामने हुआ ये सारा मामला। आडवाणी जी ने उसके बाद में फिर अफसोस ज़ाहिर किया। मार्क टेली ने उस पे रिपोर्ट भी की और वो मार्क टेली की रिपोर्ट भी खासी कंट्रोवर्शियल मानी जाती है, इसलिए कि मार्क टेली साहब की रिपोर्ट से कहीं ये ज़ाहिर होता था अल्फाज में, मुझे याद है वो मैंने पढ़ी थी और हमने मार्क साहब से सवाल भी किए थे, जिस से ये एहसास होता था कि जैसे कि आडवाणी जेन्युइनली बहुत शर्मिंदा थे मस्जिद के तोड़े जाने पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ज़ाहिर-सी बात है कि उस काम के लिए ही वहाँ गए भी थे, कहीं न कहीं एक लेवल पे, कि ये तो शायद प्लान नहीं था कि इस तरह से इन लोगों के साथ में वो तोड़ी जाएगी या नहीं तोड़ी जाएगी, किस हद तक मामला पहुँचेगा। मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूँ कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने इस बात को कॉन्टेस्ट किया, एक कमीशन में, दूसरे कमीशन में, फिर उसके बाद में जितनी भी सिटिंग्स होती हैं, फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जगह-जगह कि साहब उनका मस्जिद को तोड़ने में कहीं कोई रोल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वही लीडरशिप इस बात को बहुत फ़ख्र के साथ प्रोजेक्ट करती थी कि यही लोग तो थे जिनकी वजह से मस्जिद टूटी। तो ये विरोधाभास क्या निकल के आ रहा था उस वक़्त, मुझे उसके ये बाद में भी? विरोधाभास नहीं था, ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस थी। और मुझे मार्क टली की वो रिपोर्ट याद नहीं है कि जिस तरह से आडवाणी को उन्होंने पोर्ट्रे किया, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर याद दिला दूँ कि वाजपेयी जी 5 दिसंबर की रात को लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि हम अयोध्या जाएँ और वहाँ समतलीकरण किया जाए, समतल श नुकीले पत्थर बहुत हैं, जी हाँ। समतल कर दिया किया जाए जाएगा। तो हाँ। मतलब रेस टू द ग्राउंड बेसिकली। और चूंकि पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं दिल्ली में रहूं, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। और 6 दिसंबर को वो दिल्ली आ गए और 7 दिसंबर की सुबह बीबीसी हिंदी सर्विस में पंकज पचौरी ने उनसे इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने कहा, उसमें निंदा की उन्होंने इस कांड की कि ये बहुत ही दुखद दिन है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन जैसे ही अडवाणी, जोशी, उमा भारती की अरेस्ट का वारंट शुरू हुआ और अगले दिन चूंकि यूपी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, उसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान की भी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था और बाद में जो चुनाव हुए थे वो आप कवर करने लंदन से आए थे। तो वो जो चीज़ हुई उसके बाद से फिर इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि शुरुआत बाल ठाकरे ने की कि जो कुछ हुआ अयोध्या में वो सही हुआ, मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ और उसमें शिव सैनिक शामिल थे। फिर कल्याण सिंह ने कहा, जिसने कसम खाई थी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि कानून का पालन किया जाएगा और वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई, एक दिन के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन क्या, मैं तो 100 दिन और 1000 दिन जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फिर वो उसका
पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए फिर वो जो मुकदमा रहा 6 साल वाजपेयी इरा के बीच में, उसको इस तरह से बना दिया गया कि नथिंग हैपेंड इन अयोध्या और उसके लिए कोई कसूरवार नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या में ऐतिहासिक फैसला दिया है वहाँ राम मंदिर के बनाने का, उसमें ये माना है कि 22 दिसंबर 1949 को जो मूर्तियां रखी गई वो गलत थी। 1 दिसंबर को 1 फरवरी 86 को जो ताला खुला था वो गलत था। डिमोलिशन जो हुआ वो गलत था और डिमोलिशन के दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन वो सारे लोग डिमोलिशन करने वाले बाइज्जत बरी कर दिए गए और फिर भारत सरकार में मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक बने और वो किस्सा ऐसे ख़त्म कर दिया गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक फिल्म थी जिसका नाम था नोबडी किल्ड जेसिका लाल, वही बाबरी की शक्ल है। आपकी भी पेशी हुई थी ये जो लिब्राहन कमीशन वगैरह हुए थे? जी हाँ, इसमें पहली पेशी तो हमारी हुई जब हम अयोध्या से लौट-पिट करके आए, तो जस्टिस सरकारिया थे प्रेस कमीशन के इंचार्ज और वहाँ भी अडवाणी जी भी उसके मेंबर थे और वहाँ जब हमारे साथ क्रॉस करना शुरू किया तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैं उस वक़्त थोड़ा यंग भी था और ये सारी चीज़ अपने आँख से देख कर के आया था। तो मैंने कहा जस्टिस सरकारिया साहब, आप हमें कोई एक चोर डकैत की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम कोई कल्प्रिट हैं। मैंने कहा आपको हमारे साथ सहानुभूति होनी चाहिए कि हम वहाँ फ्री प्रेस के नुमाइंदे थे, हमें मारा पीटा गया, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारी सहयोगी थी रुचिरा गुप्ता, उसके कपड़े फाड़े गए, दसियों फोटोग्राफर्स के कैमरे छीन लिए गए, तोड़ दिए गए और मैंने कहा आप यहाँ इस तरह से बात कर रहे हैं। तो फिर वो डिफेंसिव पे आए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हाँ आपके साथ। तो मैंने कहा ये दर्ज किया जाना चाहिए, हम ये गवाही देने के लिए आए हैं कि बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई, उसके साथ साथ हम पत्रकारों को भी तोड़ा गया, हमारी भी अच्छी मरम्मत की गई। और फिर जब लिबराल कमीशन हुआ तो उसमें जाकर के गवाही दी कि हाँ ये दिन दहाड़े आंखों के सामने हुआ और ये सारे लोग जुबिलियंट थे। बल्कि मुरली उमा भारती तो इतने जोश में आई कि वो उमा भारती कंधे पे चढ़ गए हैं। कंधे पे बैठ गई और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो वहाँ वहाँ भी संविधान को तोड़ा जा रहा था क्योंकि बात तो यही थी कि बाबरी मस्जिद वो एक मस्जिद नहीं थी, वो भारतीय संविधान को उस दिन पार पार किया गया था कि रूल ऑफ लॉ की चलेगी या भावनाओं की चलेगी और अल्टीमेटली भावनाओं की चली और उस पर अब चूंकि जजमेंट आ गया है और लोग कहते हैं कि भाई इस पर बात नहीं की जानी चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन कैसे भूलें, अभी मथुरा और काशी बाकी है और उस वक्त में ये नारा लगता था अयोध्या तो झांकी है। नहीं, वो उसका आपको पता है कुछ लोग उसका अब अर्थ अलग निकालते हैं जी कि वो मथुरा और काशी बाकी है। उसमें ये कहते हैं कि अयोध्या अभी झांकी, इसलिए कि वो नया आया है सन 2024 का जो नतीजा आया उसके बाद में वहाँ पे जब समाजवादी उम्मीदवार जीत जाते हैं फैजाबाद से, अयोध्या से, तो लोग कहते हैं जो समाजवादी सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अयोध्या तो जो भी है लेकिन अभी मथुरा काशी बाकी है, मतलब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जीत बाकी है। ये तो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा अगर कोई रिजल्ट है तो अयोध्या की सीट पर बीजेपी का हारना और शर्मनाक हार। यानी अयोध्या असेंबली सेगमेंट में वो सिर्फ महज 500 वोट से जीते हैं और बात 5 जो असेंबली सेगमेंट हैं उन सब में बुरी तरह से हारे। और ये वही लल्लू सिंह थे जो हारे हैं जिन्होंने कहा था कि 400 पार जब हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे और वो ऐसा इनके पीछे पड़ा कि उसने इनका सफाया कर दिया। और इतना ही नहीं, फैजाबाद कमिश्नरी में जो बिल्कुल मुल्हिक है, मिला हुआ है अयोध्या से, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और श्रावस्ती, वहाँ नृपेंद्र मिश्रा साहब के बेटे लड़ रहे थे जो इस वक्त मंदिर के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के बहुत खास वफादार सिपह सालार थे प्रधानमंत्री कार्यालय में। उनका बेटा हार गया और एक लंबी लिस्ट जाती है इलाहाबाद होते हुए बनारस भी। बस कहते हैं कि लोग कनपट्टी पर से गोली निकल गई कि जो मार्जिन 4 लाख 5 लाख का होता था वो 1.5 लाख पर आकर के रुक गया। और ये हुआ। इसलिए हाँ, अयोध्या का रिजल्ट एक बहुत मायने खेज रिजल्ट। मुझे थोड़ा सा याद दिलाइए जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये उस जमाने में कहाँ थे कुर्बान, थोड़ा सा मुझे, इसलिए कि मुझे इतना कुछ याद है, वेगली याद है कि आप इनको लेके आए थे आपके प्रोग्राम इंटरव्यू में के लिए। जी जी, थोड़ा सा वो मुझे याद दिलाइए, वो इसलिए कि बहुत सारी चीजें हो रही थी। जी जी असल में नरेंद्र मोदी एक स्मॉल फ्राई थे बीजेपी में और ये जब दिल्ली आए थे नेशनल सेक्रेटरी इनको बना दिया गया था। लेकिन उस वक्त प्रमोद महाजन बीजेपी के बहुत ही मजबूत लीडर थे और उनसे हर आदमी डरता था। मतलब इवन वाजपेयी अडवाणी भी वो फॉलो करते थे जो प्रमोद महाजन उनको डिक्टेट करते थे क्योंकि प्रमोद महाजन ने महाराष्ट्र में और
इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान में पार्टी को खड़ा करने में बड़ा रोल अदा किया था और एक नया लुक दिया था पार्टी को। तो वो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पियोन टाइप समझते थे कि अच्छा भाई ये ज़रा प्रेस विज्ञप्ति बाँट दीजिए, ज़रा कुर्सी लगवाइए, पत्रकार लोग आ रहे हैं इनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें, और वो पार्टी के उसी ऑफिस में 11 अशोका रोड में रहते थे। अब 93 का जब ये चुनाव हुआ, दिल्ली में पहली बार विधानसभा बनी और उसका चुनाव हुआ, और हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और आप उसको कवर करने के लिए आए थे। आपने और सतीश जैकब ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनाव कवर किया था। राजस्थान भी आप लोग गए थे, और फिर ऑल इंडिया रेडियो से आपने एक इंतज़ाम किया था, लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था गालिबन पहली बार बीबीसी। जी, उसमें हुआ ये था कि हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ में एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया था कि वो हमें अपने स्टूडियोज़ प्रोवाइड करेंगे दिल्ली में, जयपुर में, लखनऊ में और भोपाल में। तो वहाँ से हमने सीधा प्रसारण किया था और उनमें से कुछ जगहों पे मार्कटली और इंदर मल्होत्रा हमारे साथ-साथ चल रहे थे, जो जी, जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के कभी रेज़िडेंट एडिटर रह चुके थे, बिल्कुल। और सतीश जैकब भी थे और रामदत्त त्रिपाठी भी थे, और बीच में आप भी आते थे, चीज़ें होती ना थी। जी, हम उसी वक़्त हमारा सिलेक्शन हुआ था बीबीसी के लिए, मैं, सीमा चिश्ती, संजीव श्रीवास्तव और मधुकर उपाध्याय। मधुकर उपाध्याय। तो ये जब दिल्ली में था शो आपका, तो उसके लिए गेस्ट करने थे क्योंकि लाइव प्रोग्राम हो रहा था। अब शाम में 7:30 बजे जो प्रोग्राम होता था उसके लिए तो गेस्ट आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जो सुबह 6 बजे विश्व भारती होता था, सवा 6 बजे, उसके लिए उस सर्दियों में, दिसंबर की, आपको अंदाज़ा ही है दिल्ली की सर्दियाँ, तो बड़ा मुश्किल था गेस्ट का मिलना, और बीजेपी से कोई नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बीजेपी के ऑफिस गया। वहाँ नरेंद्र मोदी साहब टहल रहे थे, तो मैंने कहा अरे भाई मिल गया। तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आपको बीबीसी के स्टूडियो चलना है, सुबह हमारा सवा 6 बजे प्रोग्राम है, आधे घंटे के लिए आप। अरे मैं तो बहुत ही डरे हुए थे, कह रहे थे कि मैंने कभी लाइव प्रोग्राम किया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और आप मुझे कहाँ फंसा रहे हैं। तो मैंने बहुत इनको हिम्मत बढ़ाई, मैंने कहा नहीं देखिए हम लोग रहेंगे, और वहाँ कुल मिला के 5-6 मिनट आपको मिलेंगे उस आधे घंटे के प्रोग्राम में, तो उसमें आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और आपकी बात लाखों लोगों तक जाएगी और करोड़ों लोगों तक जाएगी। इस तरह से हमने उनको एक तरह से मनाया। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो के पीछे ही गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे मुरली मनोहर जोशी का घर था, और ये उसके आउट हाउस में रहते थे। तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आपको मैं सुबह 5:45 वहाँ से पिक करूँगा, और वहीं 5 मिनट का रास्ता है, और आपको, तो ये तैयार हो गए और आए, और इन्होंने आपके प्रोग्राम में अपनी बात कही, और बाहर निकलने के बाद बहुत ही रिलैक्स और रिलीफ थे कि भाई ये तो बड़ा पता ही नहीं चला कब समय निकल गया और ये हो गया। मैंने कहा आप इसीलिए डर रहे थे। तो वहाँ से हमारी इनकी थोड़ी सी हल्की-फुल्की मुलाकात, और कह सकते हैं दोस्ती शुरू हुई, और सन 2000 में जब तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, पार्टी में इनका दर्जा मंत्री से महामंत्री का हो गया था। तो 8-10 दिन के लिए इनके साथ न्यूयॉर्क में रहने का मौका मिला। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली सितंबर में होती है हर साल, वो होने वाली थी, और ये आगरा के जो परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी की शिखर वार्ता विफल हो गई थी, उसके बाद हो रही थी, जुलाई में ये थी, तो बहुत निगाहें इस पर भी थी कि साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, और वो हाथ मिलाएँगे कि नहीं मिलाएँगे, और ये सब। तो इसको, और यूनाइटेड नेशन की मिलेनियम कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो मैंने उसके लिए कहा कि अचला जी मुझे जाना है, और उन्होंने मुझे वहाँ जाने का मौका दिया। तो उसके पहले 10 दिन वहाँ पे एक विश्व धर्म संसद हुई, और उस विश्व धर्म संसद में करीब 250 साधु जो थे विश्व हिंदू परिषद के, वो भारत से गए थे, जिनमें अशोक सिंघल, एस.सी. दीक्षित और श्रीमान नरेंद्र मोदी थे, और कुछ 2-4 उसमें मुस्लिम लीडर भी थे, जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह के दीवान, निज़ामुद्दीन दरगाह के सज्जादे, और ये वगैरह-वगैरह। तो तब इनको कोई पूछता नहीं था, और हमारी जान-पहचान हो गई थी, और ये झोला लटका के घूम रहे थे। तो मैंने कहा, "भई आप यहाँ कैसे?" कि वो मैं वहाँ गया था ट्रिनिडाद और टोबैगो, तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ भी होता चलूँ। तो फिर वहाँ न्यू जर्सी में स्वामी नारायण का मंदिर है, हम वहाँ गए, वहाँ भी हमने साथ खाना-वाना खाया। लेकिन मैंने उस वक़्त एक चीज़ देखी कि जो अमेरिका के गुजराती हैं, और जिन्होंने राम मंदिर के लिए बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन किया था, उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमने सोने की ईंटें भेजी थी, वो सब इनको हाथों हाथ लिए हुए थे, लिमोज़िन गाड़ियाँ, चार्टर्ड फ्लाइट्स। मैंने कहा अच्छा। आपका तो बड़ा जलवा है नरेंद्र भाई।
बोले हाँ, कभी-कभी यहाँ हमको ये लोग पूछ लेते हैं। तो और वहाँ से जैसे ही वापस आए उसके साल या 1.5 साल बाद ये गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए और फिर जो कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए एक विषय है इस बात को समझने का कि नरेंद्र द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी कि कहाँ से शुरुआत होती है उनकी, और पूरा क्रेडिट उनको देना होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर को मोल्ड किया और किस तरह से सही वक्त पे सही फैसला या गलत फैसला, जो वो गलत फैसला जो उनको आगे जाके कामयाब बना सकता है, ये सारे फैसले उन्होंने किए। कुर्बान अली, ये बातें जिसे कहते हैं ना कि कोई और नहीं सुना सकता, ये वही सुना सकता है जिसने वो सब अपनी आंखों से देखा हो और जिसके सामने वो सब कुछ घटा हो, और जो वो खुद इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं एक किरदार रहा हो, चाहे वो पत्रकार की हैसियत से या किसी न किसी तरह से मौजूद वहाँ पे रहा हो। मुझे ये भी याद है कि यही 1993 में जब हम लोग कवरेज कर रहे थे, मैं दिल्ली में था, तो सुबह के ही एक ट्रांसमिशन में आपने एक और दिलचस्प कुछ काम किया था। तो ये था कि आप प्रोड्यूसर थे उसमें, मैं प्रेज़ेंटर था, और आपको वो कुछ अरेंज करना था कि भई कौन लोग इंटरव्यू इसमें किए जाएँगे। तो उसमें सुषमा स्वराज को लेके आए थे, जी, और साथ में आप कांग्रेस की तरफ से तारिक जी, अनवर, जी, तारक दोनों को एक साथ ले आए थे जी। आप। वो कुछ याद है जी, जी, उसके बारे में वो तो आपको? सुबह का प्रोग्राम था लेकिन उसके पहले आपको याद होगा कि शाम वाले प्रोग्राम में आपके उसमें अर्जुन सिंह आए थे, उसमें अडवाणी जी थे, उसमें सीपीएम के एक बड़े लीडर थे, गालिबन हरकिशन सिंह सुरजीत थे और कॉमरेड सुरजीत। जी, जी, जी। और वो प्रोग्राम हुआ था, वो तो गज़ब का काम हुआ। पहली बार वो भी बीबीसी के स्टूडियो में हमने देखा कि जो 96 का इलेक्शन, ये 96 के इलेक्शन आईएफएक्स बिल्डिंग की बात है। उस वक़्त में हाँ, जब देवेगौड़ा की गवर्नमेंट बनी थी और विद्याचरण शुक्ला आपके प्रोग्राम में आए थे और बहुत सारी लंबी लाइन थी उस वक़्त तो इंदिरा गुजराल थे, प्रणब मुखर्जी थे, वाजपेयी जी आए। एक तस्वीर है मेरे पास, मैं आमतौर पर तस्वीरें नहीं रखता हूँ, लेकिन वाजपेयी जी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, तो प्रीवियस नाइट को वो आईफेक्स बिल्डिंग में आए और 10 मिनट का समय हमें भी मिला हिंदी सर्विस के लिए इंटरव्यू करने का। और बड़ी दिलचस्प बात है, वाजपेयी जी से चूँकि हमारे थोड़े ताल्लुकात वालिद साहब की वजह से पहले से थे, बचपन से थे, तो उनसे थोड़ी हम लिबर्टी भी हँसी-मज़ाक की ले लेते थे और वाजपेयी जी ऐसे आदमी थे कि वो कभी बुरा नहीं मानते। तो जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने कहा वाजपेयी जी क्या पिएंगे, तो उन्होंने इधर उधर देखा और बोले नींबू पानी ही पिलवा दीजिए और मैंने उनसे एक मजाक किया, जो जाहिर है मैं आज भी नरेंद्र मोदी से वो लिबर्टी नहीं ले सकता कि मैंने कहा वाजपेयी जी एक चीज़ माननी पड़ेगी। बोले क्या? इस तरह से बोलते थे। मैंने कहा सारा आंदोलन अडवाणी जी ने चलाया, जेल गए, गालियां खाई, प्रधानमंत्री आप हो रहे हैं। बोले आप ये बदमाशी की बातें बंद कर दीजिए, मजाक में हंसते हुए। और हाँ। अप्रिशिएट किया उन्होंने इस बात को, मतलब कोई दूसरा आदमी होता तो उसको अदरवाइज ले लेता। और अगले दिन यही काम अडवाणी जी के साथ मेरा हो गया। मैंने अडवाणी जी से पूछ लिया कि भाई अडवाणी जी मुसलमानों के बारे में आपकी क्या राय है, उनके तई तो आपका रोल अच्छा नहीं रहा है। तो वो आग बबूला हो गए मेरे ऊपर और फौरन बोले कि और कांग्रेस ने ही उनका कौन सा भला कर दिया। तो मैंने कहा अडवाणी जी इसीलिए तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने तो भला नहीं किया, अब आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो आपके एजेंडे में उनके लिए उनकी भलाई के लिए कुछ है। बहुत नाराज हो गए और वो बहुत मुंह बना करते हुए चले गए। तो ये फर्क अडवाणी और वाजपेयी का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस बात को करते थे। वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल है उसमें वो बैठे हुए थे और हमने पर्ची भेजी, बुला लिया कि क्या हो रहा है देश में। सब ठीक है, नहीं और क्या हो रहा है देश में। तीसरी जगह जब उन्होंने कहा तो मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो बोले आपको मालूम नहीं आरएसएस आजकल हमारी पुतले जला रहा। तो मैं चौंका, मैंने कहा आरएसएस और आपके पुतले? बोले वो स्वदेशी जागरण मंच के लोग। फिर तमाम मुझे खेल समझ में आ गया कि मुरली मनोहर जोशी ने गुरुमूर्ति, राम बहादुर राय और इन लोगों के जरिए से उनके खिलाफ और फिर उन्होंने मेरी हामी भरवाई कि आप बताइए 1991 में मनमोहन सिंह ने जो रास्ता दिखा दिया है, क्या उसे मैं वापस ला सकता हूँ? मैंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल नहीं ला सकते। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के लोग कुएं के मेंढक हैं, इन्होंने बाहर निकल के कुछ देखा नहीं है, इनको मालूम नहीं है, अगर इनकी स्वदेशी पॉलिसी मैं लागू कर दूंगा तो भारत की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। ये बात कही उन्होंने। ख़ैर बहरहाल देखिए क्या है कि ये बातें ऐसी हैं कि अब इनको कोई तस्दीक नहीं कर सकता, कन्फर्म नहीं कर सकता। तो आपने कही, हमने सुनी, लोगों ने सुनी, ये वो किस्से हैं। लेकिन ये किस्से ही आगे चल के बहुत दिलचस्प किताबें बनते हैं
और वो एनेक्डोटल एविडेंस जिसको कहते हैं, एनेक्डोटल हिस्ट्री भी होती है, वो होता है, ओरल हिस्ट्री होती है, जैसे कि नीरजा चौधरी की जो किताब आई है प्रधानमंत्रियों के बारे में। और वो बड़ी दिलचस्प इसलिए है कि उसमें बहुत ऐसे किस्से हैं और काफ़ी विश्वसनीय सूत्रों से उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन हासिल की। उसमें वो वाक़या भी है जिसका भी आपने ज़िक्र किया था, राजीव गांधी के साथ में आपकी जो बातचीत हुई है, और वो उसको काफ़ी लोगों ने दोहराया है। मैं समझता हूँ कि कभी आगे चल के एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ होनी चाहिए कुर्बान अली, जिसमें कि हम, आप और भी कुछ लोग बैठें और वो उन दिनों को एक बार याद करें, और फिर उन किस्सों को जिस हद तक हमें याद है अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ में हम उनको शेयर करें। जैसे कि आपको याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में मेरे बड़े प्यारे से मधुर ताल्लुकात थे। जी हाँ, बिल्कुल। और वो, और ये था उसमें कि मैं कभी भी उनको फ़ोन करूं तो वो आमतौर पे ना नहीं करते थे, जबकि हर दूसरे तीसरे आदमी को ना कर दिया करते थे। घर पे भी बुलाते थे और बात भी होती थी उनसे। और मतलब मुझे आखिरी वक्त में उनका एक चीज़ याद है बड़ी दिलचस्प, जब उनके खिलाफ वो जस्टिस शमीम होते थे, एक वो हवाला का केस चल रहा था उन पे, जी, जब उनको बरी किया गया, और उस बरी करने में जस्टिस शमीम का बहुत बड़ा हाथ हाथ वो तो भी क्या मतलब, वो बुलंदशहर के जज थे जी, शिकारपुर हाँ। से थे। जी, तो वो, तो मुझे याद है वहां से फोन आया, बहरहाल जो है अडवाणी जी के यहाँ दीपक उनके जी, सेक्रेटरी होते थे, आज कि भी भाई है। ये मामला है। और जी, मैं बीबीसी हिंदी टेलीविजन में उस वक्त दिल्ली में था, घर पे गया, प्रतिभा उनकी बेटी हैं, बैठे, उन्होंने मिठाई खिलाई अपने हाथ से, और वो वर्डिक्ट वगैरह था, और सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी कहानियां हैं मेरे और आपके पास में, जी। और मैं और समझता हूँ परवेज़ और भाई, हमारे और आपके एक जो इजाज़त दीजिए, वो एक कहानी वो आप मुझे वो भी सुना दीजिए, दर्शकों को भी सुनने को मिलेगी। जब वाजपेयी जी से आपकी मुलाकात हुई और वाजपेयी जी ने कहा कि आप परवेज़ आलम साहब हिंदी सर्विस में क्या कर रहे हैं? और आपने कहा अब था। वो ये है कि जी, 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 आप भी जी, जी, बताएँ। तो वो मामला ये है कि जी, हाँ, जी, हाँ, जी, हाँ, जी, यहाँ पे वायसराय ऑफ इंडिया एक होटल, एक रेस्टोरेंट होता था, अब तो नहीं है, उसकी जगह कोई और कुछ चाइनीज़ वगैरह कुछ खुल गया है। तो वो महेंद्र कौल हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर होते थे कभी बीबीसी में एक ज़माने में, बहुत लेजेंडरी, उनके बड़े शानदार और इंटरव्यूज़ हैं रजनी उनकी दिलीप वाइफ़। कुमार के साथ में। जी हाँ, जी हाँ। और वो शिव कुमार बटालवी का उनका इंटरव्यू बड़ा मशहूर है। उनकी वाइफ़ रजनी कौल हमारे साथ बीबीसी हिंदी सर्विस में काम करती थी। तो मुझे रजनी जी ने और कौल साहब ने, नया-नया आया था, अपने रेस्टोरेंट में बुलाया कि भाई खाने पे आ जाओ, तो मैं पहुंच गया। तो मैं, महेंद्र कौल और रजनी जी एक तरफ बैठ के खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में देखा कि कुछ सुगबुगाहट सी हुई। वॉइसराय ऑफ इंडिया में देखा तो लोगों ने कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी आ रहे हैं, और साथ में उनके कोई और लोकल आदमी था बहरहाल। तो वो आए, तो ये फ़ौरन कौल साहब उठे, और मैंने कहा मैं भी उठ लेता हूँ, इसलिए कि फ़ोन पे तो हम लोग बात कर लिया करते थे, वाजपेयी जी के साथ में इंटरव्यू भी करते थे, खैर। तो लेकिन आमने सामने मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जी, तो वहाँ गए तो कौल साहब ने कहा भाई ये परवेज़ आलम, अच्छा आप हैं परवेज़ आलम? तो मैंने कहा जी, आपसे फ़ोन पे बात होती है, इंटरव्यू होता है। तो उन्होंने फिर ये कहा मुझसे कि तुम हिंदी सर्विस में क्या कर रहे हो? जी, जो उनका एक खास लहजा था, तुम हिंदी सर्विस में क्या कर रहे हो? इस तरह से कुछ। अब मेरे कुछ जवाब नहीं सूझा, मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? और तो मैंने कहा साहब मुझे लेकर क्यों इतने फ़िक्रमंद होते हैं? यूँ ही समझ लिए जैसे एक सिकंदर बख्त भारतीय जनता पार्टी में। तो वो जवाब सुन के वो बहुत हँसे, बहुत देर तक हँसते रहे, खुश हुए बहुत ज़्यादा। जी, जी, यही तो मैंने ये खैर वो सुना किस्सा था, है। तो मैं चाहता था कि यहाँ भी आप शेयर हाँ। करें। तो देखिए क्या है कि ये तो मेरा इंटरव्यू हो जाएगा अगर मैं वो किस्से सुनाने लगूँ, मेरा तो काम है किस्से लोगों से सुनना। जी, लेकिन हाँ, कभी ऐसा भी करेंगे कि हम लोग बैठ के अपने जी, जो बहुत सारे किस्से हैं उनका आदान-प्रदान होगा। कुर्बान अली, अब ये है कि अलीगढ़ से आपका ताल्लुक है, मैंने आपको अलीगढ़ से देखा। जी, और दूसरी बात ये है कि आप को किस्से बहुत दिलचस्प तरीके से याद रहते हैं, और कभी एक प्रोग्राम आपके साथ में कुछ करेंगे अलीगढ़ के किस्सों का और फिर राजनीति के किस्सों का। मुझे लगता है कि ये पूरी पॉडकास्ट सीरीज़ आपके साथ में हो सकती है। यकीनन। एक बात बताइए, आप अब दिल्ली में रहते हैं, है जी। ना? खुर्जे से अब आपका ताल्लुक है या टूट गया नहीं थोड़ा बहुत? साहब, बहुत है, और अभी दोबारा से ये कहिए कि रिन्यू किया है, क्योंकि मेरी बीवी की ख्वाहिश ये है कि गाँव में घर बनाया जाए। तो मैं अपने गाँव कलंदरगढ़ी में इस वक़्त घर बना रहा हूँ। आज ही सुबह वहाँ से होकर के आया हूँ, और ये है कि दिल्ली के पॉल्यूशन से कुछ निजात मिल जाए, तो इस नियत से। लेकिन वो हमने जब प्रोजेक्ट शुरू किया, तो तभी खबर ये आ गई कि साहब पड़ोस में जेवर में हवाई अड्डा बन रहा है। तो अब वहाँ जहाँ से जिस लिए जाना चाहते थे, वो वहाँ भी काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि बाप-दादाओं ने जो विरासत छोड़ी है विरसे में, उसको रखा जाए। एक छोटा-सा बाग है, उसी में घर बना रहे हैं, और वहीं पे रहने का इरादा है, वहीं बैठ के कुछ किताबें लिखने का इरादा है, ये कोशिश है।
बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ में बहुत बातें आगे भी चलती रहेंगी। आपकी ज़िंदगी सलामत रहे, मेरी ज़िंदगी भी सलामत रहे, तो हम दोनों अपने लिए दुआ करते और हैं। परवेज़ भाई बहुत मज़ा आया, वाक़ई बहुत दिलचस्प बात रही। तकरीबन 2 घंटे होने जा रहे हैं, पता ही नहीं चला। और जी, जी, यही जी। है कि बस ज़िक्र छिड़ गया जब क़यामत का बात पहुँची तेरी जवानी तक, तो हमारे आपके इतने सारे किस्से हैं। अब अलीगढ़ की जब बातें होंगी, तो एक वो दूसरा पोस्ट ऑफ़िस खुल जाएगा। लेकिन जी। ये है कि वाक़ई हम जो कुछ भी हैं, मैं तो कम से कम ये मानता ही हूँ कि अलीगढ़ की वजह से ही हूँ, और अलीगढ़ का बहुत बड़ा रोल है। और अलीगढ़ ने बहुत कुछ सोचने समझने को दिया। उसी अलीगढ़ में हमने पहली बार शिया सुन्नी का फ़र्क जाना, उसी अलीगढ़ में हिंदू और मुसलमान का फ़र्क जाना, उसी अलीगढ़ में प्रोग्रेसिव और कंज़र्वेटिव का फ़र्क जाना, जमात-ए-इस्लामी वालों को भी झेला और लेफ्टिस्टों के साथ भी रहे। और आज भी मुझे ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि इरफ़ान हबीब जैसा टीचर और जो माहौल उनका उनके हल्क़ाए अहबाब का था, वो अगर ना मिला होता तो शायद मेरी ज़िंदगी में एक अधूरापन होता। और आज भी वो हमारे लिए मशअले राह हैं, और बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि अब वो 95 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आज भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट आते हैं, काम करते हैं, किताबें लिखते हैं। और गवर्नर उनको ऑफ़र किया गया, वो उन्होंने रिजेक्ट किया। पद्म भूषण उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लोगों के कहने से, लेकिन अभी सेहत की वजह से साइकिल पे चलना उनका बंद हो गया है, तो इसलिए उनको गाड़ी से लाया ले जाया जाता। लेकिन 2-4 साल पहले तक, कोविड से पहले तक वो साइकिल से आते थे। और बहुत ऐसे लोग हैं, जी, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलीगढ़ में अपने आप में लेजेंड्स हैं, और उनमें एक हमारे और आपके कंटेम्परेरी हमारे सीनियर हैं, वो हैं आरिफ भाई, जी, और आरिफ मोहम्मद खां, जो केरला के गवर्नर हैं। जी, और उनकी भी बहुत प्यारी बातें हैं, मतलब इसलिए कि देखिए राजनीति में सब चलता है, वो जो भी चीज़ें इधर-उधर आप जाते हैं, लेकिन ये कि आरिफ भाई के हवाले से भी मेरे और आपके पास में बहुत ज़्यादा किस्से हैं, बड़ी प्यारी यादें हैं। मुझे लगता है ये कर लेते हैं कभी ना कभी एक और पॉडकास्ट लगता जिसमें है। ये सारी बातें और होंगी। उसमें फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया मरहूम आपका। शुजातुल्लाह हाँ, साहब का भी ज़िक्र होना ज़रूरी है। शुजातुल्लाह एडवोकेट साहब, जिन्होंने कि राजनारायण का केस लड़ाया था, जी हाँ, है ना? और वो भी मतलब मेनका गांधी का केस लड़ाया था। नहीं, और हाँ, मेनका गांधी जी, का। मेनका गांधी और राजनारायण दोनों के वो वकील थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ वो मुकदमे लड़ते थे, और अलीगढ़ से आके लड़ते थे, रहते अलीगढ़ में थे। लेकिन वो भी एक शायद इस तरह आईजी खान, हमारे आपके कॉमन दोस्त, वो जल्दी बेचारे चले गए। ऐसी बहुत सारी हाँ। शख्सियत हैं जिनके बारे में बात इंशाल्लाह की जाएगी आपके साथ। एक आखिरी किस्सा सुना दीजिए। ये किसका था कि वो पट्टी बाँधने वाला, काली पट्टी? नहीं, नहीं, वो शुजात भाई के साथ ही हुआ कि उन्हें हमेशा मैंने, जैसे आपके सफ़ेद बाल हैं इसी तरह से देखा। और एक वन फाइन मॉर्निंग जब वो मुझे मिले काफ़ी अरसे के बाद, तो अचानक वो स्याह बाल किए हुए थे। मुझे पहचानने में 10 सेकंड लगे। मैंने कहा, शुजात भाई, ये आपने क्या किया हुआ है? बोले, मियाँ बाल स्याह कर लिए। तो मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी? बोले, जवानी यौम स्याह मनाने में गुज़र गई, बाल स्याह करने का वक़्त ही नहीं मिला, तो अब मिला है, इसलिए बाल स्याह कर रहे हैं। जवानी यूँ में स्याह मनाने में निकल गई, सही बात है। जी। तो ये वो ज़माना था जिसमें आप हो और लोग हों, किसी न किसी बात पे मुज़ाहरा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हाथ नहीं में साहब, काली माइनॉरिटी पट्टी कैरेक्टर बंधी की हुई है। लड़ाई, मतलब हम भी जब अलीगढ़ पहुंचे, जावेद हबीब साहब यूनियन के प्रेसिडेंट, और साहब माइनॉरिटी कैरेक्टर। अब ये माइनॉरिटी कैरेक्टर क्या है, कुछ तो नहीं समझते थे। लेकिन ये कि भाई हमारे स्टूडेंट लीडर कह रहे हैं, और ये बाकी लोग कह रहे हैं कोई अच्छी चीज़ होगी, तो पता चला कि माइनॉरिटी कैरेक्टर भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, और उसने अलीगढ़ को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन वो इस ज़माने में उसी को लेकर के ज़माने निकल जवानी निकल गई। और गए। आज भी इरफान साहब तो कहते हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर बिल्कुल गलत। आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लटका हुआ है, किसी भी दिन फैसला आने वाला है, क्योंकि वो सन 65 से सिलसिला चल रहा है, अजीज बादशाह का केस। उस वक्त में वो माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हुआ, और 15 साल कौम की जवान नस्ल के वो इसमें गुजर गए, जेल जाने में, काली पट्टी बांधने में, बसों से दिल्ली आने में, और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद करने में। बहुत-बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, आगे बात करते हैं फिर कभी, किसी और दिन। शुक्रिया, ज़बरदस्त, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया वाह! आपका। थैंक यू। थैंक यू।